मैंने एक जन के साथ पॉडकास्ट किया था जिनके ऑलमोस्ट 1000 चैनल्स हैं। कितने? 1000 से ज्यादा चैनल्स हैं और ये 100 कौन है? से ज्यादा उनके प्ले बटन्स हैं। हाँ। डॉलर में ही हमारा कैलकुलेशन चलता था। हाँ। तो हम सोचते थे अभी $1000 पे पहुंचे हैं, हाँ। अब 2000 पे करते हैं, फिर हाँ। 2000 से 5000 का टारगेट हुआ, फिर Correct. 5000 से 10000 का टारगेट हुआ, अभी 10 से मतलब ऊपर ही चल रहे हैं। उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो एक YouTube वीडियो को थाउजेंड्स लैक्स में या मिलियंस में व्यूज लाते हैं? जो चीज यूएस में पीक रहता है वो इंडिया में जब शुरू हो रहा होता है कि आप ना यूएस में देखो क्या चल रहा है। एक सही तरीका है वायरल चीज को पकड़ने का। तब में और अब में YouTube में एज अ प्लेटफॉर्म आपने क्या बदलाव देखा है? उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी इसलिए थी कि हमें ये नहीं पता होता था कि कौन सा कैमरा लेना है, कौन सा लाइट यूज करना है, आजकल तो 100 वीडियोस हैं। हाँ। YouTube एज अ प्लेटफॉर्म में हाँ। मैं इतना इसको एडमायर करता हूँ। रीजन है कि यहाँ पे आपको किसी की जरूरत नहीं है। जैसे अभी फेसबुक अकाउंट सबके हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट है, 5 साल के बाद सबके यूट्यूब चैनल भी होंगे। उनको कंटेंट बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो चीज़ों से पीछे होते जाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द धैर्य डिकोड्स पॉडकास्ट। आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ने वाले हैं जिनकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है और मोटिवेशनल है। मैं उनसे एक इवेंट में लास्ट ईयर मिली थी इन पर्सन, बट उनका कंटेंट मैं सालों से देखती आ रही हूँ। उनका नाम है सतीश कुशवाहा। आपने उन्हें यूट्यूब पे सतीश के वीडियोस के नाम से देखा ही देखा होगा अपनी फीड पे। 8 साल से भी ज़्यादा हुए हैं उन्हें अपनी यूट्यूब जर्नी कंप्लीट की है। 8 यूट्यूब प्ले बटन्स हैं। वो फाउंडर है पुश रॉकेट के एंड सतीश के वीडियोस, ये जो 2 IPs उन्होंने अपनी क्रिएट की हैं। उसके अलावा 1.5 मिलियन प्लस यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं उनके, जहाँ पे वो बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं अबाउट हाउ यू कैन मेक मनी ऑनलाइन, अलग अलग तरीके जिससे कि आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। मोटिवेशन, सेल्फ लर्निंग। बहुत रिसेंटली उन्होंने खुद का अपना पॉडकास्ट भी शुरू किया है, मिलियनेयर इन डिफेंडर, एंड वहाँ पे वो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को लेके आते हैं और उनकी जर्नी भी डिकोड करते हैं। हम आज के एपिसोड में सतीश की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में जानेंगे, उनके बचपन के बारे में जानेंगे। हम ये समझेंगे कि उन्होंने कंटेंट की फील्ड में एक करियर इतने सालों पहले कैसे बना लिया, यूट्यूब पे ग्रोथ आप अपनी कैसे कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द धैर्य डिकोड्स पॉडकास्ट सतीश। थैंक यू सो मच, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए, मजा ही आ गया। ग्रेट, आपको अच्छा लगा? बस बहुत काम बहुत हो अच्छा। गया। वंडरफुल। पर सतीश, जैसे कि मैं बात कर रही थी और मैं अपनी ऑडियंस को भी बता रही थी कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है और आप क्या क्या करते हो। एक चीज़ क्योंकि आप कर नहीं रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर मैं जैसे हम रोल होने से पहले भी बात कर रहे थे कि इंसान लाइफ में अल्टीमेटली क्या करता है, वो उसके बचपन से कहीं ना कहीं बहुत कुछ रिलेटेड होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा आपके बैकग्राउंड से। लोगों को, आपकी ऑडियंस को पता ही है, पर मेरी ऑडियंस के लिए मुझे थोड़ा जानना है किस तरीके के परिवार से और फैमिली से आप आए हो, आपकी अपब्रिंगिंग किस तरीके की थी, और लेट्स से बिटवीन द एज ऑफ 0 to आई वुड से 15-16 साल तक, उस एज में आपने अपने आसपास परिवार में किस तरीके के लोगों को देखा, लोग क्या कर रहे थे, करियर से रिलेटेड क्या बातें होती थी, और उसका आपके दिमाग पे क्या असर पड़ा उन अर्ली ईयर्स में? ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ। ओके, तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, प्राइमरी एक्सपर्टीज़ है, वो कंटेंट क्रिएशन में। करेक्ट। और कंटेंट क्रिएशन में मैं आया कैसे तो बचपन से शुरू करते हैं। बचपन में लाइक पढ़ाई वढ़ाई में मैं ठीक था, बढ़िया था। तो मैं शुरुआत में तो हिंदी मीडियम में था, फिर जाके इंग्लिश मीडियम में आए। बट इंग्लिश उतने अच्छे से मैं बोल नहीं पाता था। तो बचपन में 5वीं तक तो मैं अपने गांव में ही पढ़ा था। फिर उसके बाद मैं अपने शहर में गया था, जो देवरिया में। तो देवरिया आता है यूपी ईस्ट में एकदम। Okay. तो ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई मेरी हुई। पढ़ाई में मैं बचपन में अच्छा था, फिर धीरे धीरे जाके मैं थोड़ा सा पढ़ाई से मन मेरा चला गया और दूसरी चीज़ों में मन लगने लगा। दूसरी चीज़ों जैसे कि मेरा मन वीडियो में लगने लगा, अच्छा, कैमरास में लगने लगा। मैं जब शादियों में जाता था तो मैं देखता था, मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान वीडियो कैमरा वाले पे होता था। ये आपके कितने साल के थे जब ये होता था? क्लास 5th से लेके आप 8th मतलब के आसपास। 9-10 साल के हो गया 9-10 साल के आसपास। तो वो मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि कैमरास में लोग चल कैसे रहे, या फिर जब टीवी भी देखता था तो सोचता था ये टीवी में लोग आए कैसे हैं। हाँ। इसमें हम कैसे जा सकते हैं। मेरे को क्यूरियोसिटी रहती थी इस चीज़ की, बट पता नहीं होता था वो कैसे कर सकते हैं। तो शादियों के जब वीडियोस देखना शुरू करा तो उसमें लगा कि यार अच्छा सिमिलर ही प्रोसेस होता होगा वहाँ पे जो टीवी में दिखता है ना। तो शादियों में जाता था तो मैं कैमरा मैन के आसपास ही घूमता था और देखता था कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, कैसे शूट कर रहा है।
फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरे कज़न भाई के पास एक कैमरे वाला फ़ोन आया। अच्छा। तो जब भी मेरे को मौका मिलता था वो फ़ोन में लेके जाता था। फिर मेरे जो अभी टीम आपको दिख रही है यही हम लोग रहते थे, और मैं लेके चला जाता था इनको बाहर और कुछ शूट करते थे। कोई फिल्म का ही कोई सीन है उसी को कॉपी कर देते थे, या कोई डायलॉग बोल के उसको रिकॉर्ड करते थे और दिखाते थे। तो घर के आसपास में या फिर जो भी लोग देखते थे खुश होते थे, मतलब उनको अच्छा लगता था कि ये सब क्या बना रहे हैं। कोई रोकता भी नहीं था, ठीक है करने दो, खेल रहे हैं सब। और वो चीजें मुझे नहीं पता था कि वो बाद में चल के मैं करियर के रूप में मैं उसको ले लूंगा। करेक्ट। क्योंकि जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज तक हमने बहुत सारी वीडियोस बना दी थी, बट हमें पता नहीं होता था कि इनको मोनेटाइज कैसे करना है, या इससे कुछ हो भी कुछ सकता हो भी सकता है। वो सिर्फ ऐसा था कि हमें अच्छा लगता था वीडियोस बनाना, गाने के ऊपर डांस करना हुआ या फिर कोई मूवी का सीन हुआ, ये सब बनाने में बड़ा मजा आता था। और ये सारी चीजें हो रही थी स्कूल से लेके कॉलेज टाइम तक। जब मैं कॉलेज में आया तो वहां पे पहली बार मैं वाईफाई मैंने यूज करा, इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट। पहले तो 2G इंटरनेट चलता था फोन में, वो भी मेरा फोन नहीं होता था, मेरे भाई का फोन होता था। अच्छा। तो जब भी मौका मिलता था उनके फोन में इंटरनेट यूज करना, या फिर उस समय गाने डाउनलोड करते थे हम लोग, है ना। तो वो सब वहां से इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, इंटरेस्ट आया था इंटरनेट में। समझ जब कॉलेज में आया था तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि तुम्हारे को वीडियो बनाना आता है। और वीडियो में मेरा इंटरेस्ट इसलिए भी था कि मेरे को ऐसा मन था फिल्मों में जाना है, अच्छा, फिल्म मेकिंग करना है, ओके। वीडियो प्रोडक्शन या फिर ये चीजों को मैं आपकी सीख रहा था। फैमिली में किसी को अपने आसपास ये करते हुए देखा था? बिल्कुल भी नहीं ना। किसी को नहीं। इनफैक्ट मेरे जो साथ के बंदे थे मैं उनको जबरदस्ती लेके जाता था अच्छा, कि चलो चलो ऐसा करके, क्योंकि वो अब साथ के मम्मी दोस्त पापा कुछ बोलते थे? नहीं, किसी ने रोका नहीं। हाँ, क्योंकि अब उनसे छुपा के चीजें कर रहे हैं। चीजें उन्हें बहुत बाद में पता चली, मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या हुआ, जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि तुम्हारी वीडियो का जो स्किल है ना वो अच्छा है, तुम यूट्यूब पे पोस्ट करके, यूट्यूब पे हम लोग पोस्ट करते थे लेकिन कॉपीराइटेड मटेरियल सारे होते थे, क्योंकि गानों पे कॉपीराइट आ जाता था, या फिर कोई मूवी का भी सीन कर रहे हो तो भी कॉपीराइट आ जाता था। तो हमने कभी मोनेटाइज करने का सोचा ही नहीं, पता ही नहीं था एक तरीके से बोलो तो उसने बोला गूगल एडसेंस से मोनेटाइज होता है। ओके। देन हमने ओरिजिनल कंटेंट बनाना शुरू करा कॉलेज में। तो वहां से मेरी यूट्यूब की शुरुआत, ये 2013-14 की बात है। वहां से मैं यूट्यूब पे उसलिए कंटेंट पोस्ट करना शुरू करा कि मेरे को पैसे कमाने। उसके पहले मैंने आई थिंक 2009 में फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे पोस्ट करा था। आई थिंक इंडिया में 2008 में आया था यूट्यूब। हाँ, 2008 में आया था, करेक्ट। और मैंने 2009 में मैंने पोस्ट करा था। अच्छा। क्योंकि मेरे जो भाई है, जो कजन भाई है, उसमें से एक ने इंजीनियरिंग करी। एक मेरे जो सगे भाई है उन्होंने फार्मासिस्ट की पढ़ाई करी थी, ठीक है। बी फार्मा। हाँ, बी फार्मा। तो ये लोग कॉलेज में जाते थे, उन्होंने बताया था यूट्यूब से गाने वाने सुनते हैं। तो यूट्यूब पे एक अपलोड का बटन आता था, मेरे को नहीं पता था अपलोड, डाउनलोड तो पता था, अपलोड क्या होता है नहीं पता था। तो वहां पे अपलोड बटन दबा के हमने एक फाइल अपलोड करी थी, बट ढूंढ रहे कहीं मिल नहीं रहा है। क्योंकि जिस नाम से हमने अपलोड किया था वो नाम डालने के बाद भी नहीं आ रहा था, क्योंकि 2-3 दिन के बाद ही आपको सर्च फीड में दिखना शुरू होता था। तो पहला वीडियो 2009 में किया, और फिर 2013-14 में पता चला कि अच्छा यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। और पैसे कमाने का भी चूल इसलिए था कि जब कॉलेज में फर्स्ट टाइम इंटरनेट जब मिला था तो हमने सर्च करना शुरू करा था कि हाउ टू मेक मनी, या फिर पैसे कैसे कमाएं। राइट। और इस कीवर्ड ने मेरी लाइफ बदल दी। और साथ ही साथ सच में जिस दोस्त ने मेरे को बताया कि YouTube पे मोनेटाइजेशन और गूगल एडसेंस कमा सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ से मेरी यूट्यूब की जर्नी की शुरुआत हुई। यार जब कॉलेज में थे तो हमने सोचा क्या बनाए। उस टाइम पे TVF, AIB जैसे चैनल चलते थे। करेक्ट। एक बिंग इंडियन करके चैनल था जो लोगों से रिएक्शन लेता था, स्ट्रीट इंटरव्यूज होते थे मुंबई में। तो ये स्ट्रीट्स पे जाके जो करते थे। तो हमने भी सोचा कि कॉलेज में जो लड़के हैं उनसे हम किसी ना किसी टॉपिक पे रिएक्शन ले लेंगे और इसको अपलोड कर देंगे, क्योंकि एडिटिंग वगैरह मेरे को आती थी। और ये तब आप कर रहे थे, अब ट्रेंड चला है वापस, सब कर रहे हैं अब इतना, है ना। अच्छा भी चला, रील जब से थोड़ा पॉपुलर हुआ है तो अभी वापस से वही चीजें चल रही है जो हमने 2013-14 में करा था। हाँ, पॉडकास्ट भी मैंने करना शुरू कर दिया था 2017 से। अच्छा, इंटरव्यूज, ओके, इंटरव्यूज करने शुरू कर दिए थे 2017 से, और ये अभी जाके ट्रेंड में आया। सही बात है, अभी तो आया है पिछले 1 साल में, पिछले 1-2 सालों में, 1-2 साल में। हाँ, तो वहां से मेरे को डैशबोर्ड में दिख गया, यूट्यूब के डैशबोर्ड में, कि $1-2 बने। एंड उस चीज ने मेरे को इतना मोटिवेट करा कि अगर $1-2 बन गए सिर्फ इतने से करने से, तो मैं इसको 100x करूंगा, और मेहनत करूंगा और पैसे बनाऊंगा। तो धीरे धीरे करके उसको सीखते गया, और सीखना मेरे को पसंद था कि मेरे को और इसमें अच्छा करना है। मेरे को पता था कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, एंड अभी तक सीख रहे हैं, बट अभी पैसे वाइज भी काफी अच्छा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो मल्टीपल चीजें हमने अभी तक बनाई हैं। राइट, नहीं बहुत ही इंस्पायरिंग चीज है, और कितना इंटरेस्टिंग है। आपने बोला आप 7, मतलब आपने जैसे बताया आप 9-10 साल के थे, शादियों में जाके आप देख रहे थे कि कैमरामैन क्या कर रहा है, आपको उधर जाना है, फिल्म मेकिंग जैसी चीज करनी है। और मतलब
वही बात है, आपके आसपास कोई ऐसी चीजें सोच भी नहीं रहा था, ना कर रहा था, और ये अच्छी बात है आपकी फैमिली से किसी ने आपको रोका नहीं। आई थिंक उस चीज हाँ, का इस क्रेडिट चीज तो के लिए उनको देना ही रोका चाहिए। इसलिए नहीं था कि मैं बचपन में पढ़ने में ठीक था। हाँ। तभी नहीं रोका। जब मैं घर से जब बाहर गया पढ़ने के तब लिए, आपका तब वहां से मेरा मन थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ था। हाँ तो अब जब मैं अगर घर से दूर हूँ, लाइक मेरे मम्मी पापा मेरे को नहीं देख रहे हैं, हाँ, तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ उनको पता नहीं उनको चल नहीं रहा पता है। है। हाँ, तो कोई अब रोकेगा क्या? जब पता चलेगा तब तो रोकेगा, तो पता ही करेक्ट नहीं चलता करेक्ट। था। नहीं बट वही बात है ना कि 8 साल पहले ये सोच पाना कि वीडियोस बना सकते हैं, तब आपको पता भी नहीं है पैसे कमा पाएंगे इससे या नहीं, पर कर रहे हैं क्योंकि मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। उससे एक चीज आई थिंक टेक अवे ऑडियंस के लिए यही है कि अल्टीमेटली अगर कोई चीज आपको अंदर से आ रही है और पसंद आ रही है और आप उस चीज में एक करियर बनाते हो, तो आज नहीं तो कल मतलब सफलता आ ही जाती है, इज व्हाट आई फील। इवन यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म में को मैं इतना इसको एडमायर करता हूँ, गूगल को और यूट्यूब को। Right. रीजन है कि यहाँ पे आपको किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत इन द सेंस कि जब आप अगर बॉलीवुड या फिर टीवी में जाना चाहते हो, तो आपके ऊपर लोगों की कृपा होनी चाहिए। हाँ, किसी का हाथ तो होना ही चाहिए। हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर का, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोई तो आपको लेके जाए उधर। करेक्ट। आप अकेले से चीजें नहीं बना सकते वहाँ पे, है ना? और बिना पैसों का तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बट यहाँ पे यूट्यूब पे क्या है कि आपको चैनल बनाने का भी पैसा नहीं लगता, कुछ अपलोड करने का भी पैसा नहीं देना है। Right. अगर आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड करो, और जितना जीबी का फाइल हम अपलोड करते हैं, उतना करने के लिए बहुत पैसे लगेंगे, होस्टिंग का चार्ज बहुत लगेगा। बहुत, हाँ। बट यहाँ पे यूट्यूब में आप फ्री में कर रहे हो, एंड फिर आपके ही वीडियोस को मोनेटाइज करके बोल रहा है चलो इसमें से कुछ हिस्सा मैं रख लूंगा। यूट्यूब तब जाके पैसे ले रहा है जब आप चलने लग रहे हो, राइट। है ना? आपसे तब पैसे ले रहा है, मतलब पैसे क्या, डायरेक्टली तो नहीं ले रहा है, आपके उसी में से, उस इकोसिस्टम को उसने बनाया है, उसमें से वो थोड़ा बहुत पैसा ले रहा है ना। Correct. तो इसलिए मेरे को पसंद है कि आप यहाँ पे एक्टर भी खुद हो, प्रोड्यूसर भी खुद हो, राइटर भी खुद हो, सारे ये चीजें आप ही हो, वन सारी मैन। चीजें आपके पास, ऑडियंस भी दे रहा है। करेक्ट। इतने बिलियंस की ऑडियंस भी तो है आपके पास, और जिस भी लैंग्वेज में आप बनाना चाहते हो बनाओ। बनाओ, हाँ, कोई सही बात है। बैरियर नहीं है, आप गांव से आते हो, शहर से आते हो, रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं हाँ, है। correct. इसलिए मेरे को बहुत ही पसंद था, और मैं बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस था यूट्यूब को लेके। तो यूट्यूब से रिलेटेड जो भी चीजें मेरे को दिखाई देती थी, मैं सीखना शुरू कर देता था। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा, इनका यूट्यूब स्पेस खुला था मुंबई में। यूट्यूब स्पेस, हाँ, ओके। तो तब मैं कॉलेज में था जब मुझे पता चला था। 2015 में ये ओपन हुआ था, हाँ, एंड 2016 में मैं पास आउट हुआ था। Okay. ग्रेजुएशन में कर रहा था कंप्यूटर साइंस में, ओके। इंजीनियरिंग की आपने? इंजीनियरिंग करा। ओके। तो यहाँ से 2016 में जैसे मैंने पास आउट करा, मैं तुरंत चला गया मुंबई, और घर पे झूठ बोला कि मेरी जॉब लगी है, और कोई जॉब नहीं लगी थी। ओह माय गॉड। मैं मुंबई चला गया सिर्फ इसलिए कि मेरे को वहाँ पे यूट्यूब के बारे में सीखने को मिलेगा। कुछ इवेंट कुछ होस्ट कर रहे थे मतलब नहीं, वो क्रिएटर्स को? वर्कशॉप कराते थे, अच्छा, वर्कशॉप कराते उनका थे। ऑफिस था एक, हाँ, और एवरी वीक कुछ ना कुछ वर्कशॉप होते रहते थे। नाइस, ओके। कैमरा, प्रोडक्शन, यूट्यूबर्स के लिए कैसे आप बेटर कर सकते हो, मतलब अपना कैसे आप कंटेंट। अच्छा कंटेंट बनाओगे, ग्रो कैसे करोगे, हाँ, मोनेटाइज कैसे करोगे। इवन वहाँ पे जब मैं जाता था तो मेरे जैसे ही और भी लोग आते थे, तो उनके साथ नेटवर्किंग होती थी। Correct. And मुझे लगता है नेटवर्किंग ही मेरी लाइफ को चेंज करी, हम्म, क्योंकि जब आप अपने से बेहतर लोगों से जब मिलते हो, तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ करने की इच्छा सही बात होती है, है, और सीखने कि को भी अगर- मिलता है। हाँ, इसने करा है, ऐसे करा। फिर मैं उनसे पूछता था, भाई आपकी जर्नी क्या रही, हाँ, आपने कैसे किया? हाँ। वो लोग बताते थे, फिर उस चीज को मैं अपने जर्नी में इम्प्लीमेंट करता था, अपने काम में, करेक्ट। एंड फिर चीजें मेरी धीरे धीरे ग्रो होने लगी थी। वंडरफुल। नहीं, बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आई थिंक कभी कभी मम्मी पापा से झूठ बोल लेना चाहिए अगर वो किसी अच्छी चीज़ के लिए मुझे होता है लगता है 2016 में मैं गया था, और 3 साल तक तो उनको पता ही नहीं चला था कि मैं जॉब कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। फिर तो जब 3 साल मतलब आपने उनको बोला था आप जॉब के लिए बॉम्बे जा रहे हो, पर जॉब तो थी नहीं कोई, तो Job 3 नहीं साल आप क्या कर रहे थे फिर बॉम्बे में? मैं कॉलेज, जैसे मैंने बताया कि जब कॉलेज में था तो मैंने सर्च किया था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। हाँ, तो कॉलेज में ही साथ साथ यूट्यूब कर रहे थे, और साथ साथ में एक और तरीका होता है, गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करते हैं, ब्लॉगिंग। तो वाइल यू वर इन कॉलेज ये सब कर रहे थे आप? यस, कॉलेज में ही मैंने स्टार्ट करा था, लेकिन मेरे पैसे बनने शुरू हुए थे आई थिंक लास्ट ईयर, कॉलेज के फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में? पैसे कितने बन रहे थे मैं भी बता देता हूँ। मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था $126 का, जो अराउंड थे 6,000 के आसपास। 6-7 नहीं, उस टाइम पे कम तब कम होता था डॉलर। अच्छा, अराउंड 60 के आसपास होता था। हाँ, तो मुझे लगता है 6-6,500 के आसपास आया था। ठीक है। और फिर वो जब आया था तो कॉन्फिडेंस आया था, एक बिलीफ सिस्टम बन गया था कि पैसे आते हैं। जो हम डॉलर डैशबोर्ड में दिख रहा है वो हमारे अकाउंट में भी आते हैं, वो पता चल गया था। एंड उसी को मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ब्लॉगिंग से मेरे $100 बनने लग रहे हैं, और यूट्यूब धीरे धीरे ग्रो हो ही रहा है, क्योंकि आप यूट्यूब में तो 0 से शुरू करते हो। 1 सब्सक्राइबर भी हुआ तो ग्रोथ ही है, 2 सब्सक्राइबर हुआ तो ग्रोथ ही है। तो मैं सोच रहा था कि ग्रो हो रहा है। हाँ। एंड जो ब्लॉगिंग से थोड़े बहुत पैसे आते थे, उन्हीं पैसे से मैं अपना खर्च चलाता था। तो मुंबई में और मेरा एक दोस्त शैलेश, हम दोनों गए थे वहाँ पे,
एंड वहीं से हमारी जर्नी शुरू करी यूट्यूब की फुल टाइम की और ब्लॉगिंग की। हमने कोई जॉब नहीं करा। गॉट इट। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली अभी तक मुझे ये समझ में आया है कि आपने जो भी स्टार्ट किया वो आपकी क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट की वजह से आपने स्टार्ट किया। किसी ने आपको कुछ ऐसे डायरेक्शन नहीं दी थी कि ये किसी ने करो। नहीं दी। ऑनेस्टली बताऊं तो इंटरनेट जो चीज है ना बहुत ही सही चीज है। हाँ है ही, बहुत ही सही चीज है। रेवोल्यूशनरी आपको चीज है। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जरूरत पड़ी भी तो आप उस बंदे से कनेक्ट हो सकते हो ना। हाँ हाँ, जिससे किसी से भी आपको जिसके सीखना आपको है, गाइडेंस चाहिए जो सीखना भी है। जो उस फील्ड में अच्छा कर रहा है उससे आप कनेक्ट हो सकते हो, उनसे Right. पूछ सकते हो भाई मेरे को यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मेरे को बता दो। हाँ। तो मैं आपको बताता हूँ, उस वक्त मैं इनको फॉलो करता था ब्लॉगिंग में, हर्ष अग्रवाल को। हाँ और टीवीएफ का चैनल मैं देखता था। Okay. एज ए कंटेंट मेरे को टीवीएफ बहुत पसंद था, एज ए कंटेंट कंपनी। हाँ मेरा एक ड्रीम था कि मैं टीवीएफ जैसा अपना प्रोडक्शन हाउस में बनाऊं, वैसे स्केचेस बनाऊं जो वेब सीरीज बनाते हैं। हाँ। वैसा कुछ बनाऊं, लेकिन अभी वो नहीं हुआ। बट धीरे धीरे चीजें डाइवर्ट हो गई हाँ। किसी और चीज में। बट मेरा ड्रीम था, तो मैं इन दोनों को बहुत ही अच्छे से फॉलो करता था। हर्ष अग्रवाल का बहुत नाम है इसमें ब्लॉगिंग के इंडस्ट्री में। राइट। वैसे ही टीवीएफ लाइक वो तो टीवीएफ तो आज भी टीएफ इंडिया में पहला वेब सीरीज उन्होंने ही लाया। करेक्ट। तो वो चीजें मैं मतलब जिनको मैं फॉलो करता था बहुत ही खतरनाक तरीके से फॉलो करके पूरा हर चीज सीखने की कोशिश करता था। हाँ। कि अगर इन्होंने करा है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। सारी चीजें मैं ध्यान से उसको फॉलो करता था। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये तो हमने समझ लिया कि आपने यूट्यूब किया, अपने पैशन के लिए स्टार्ट कर लिया, पैसे आ रहे थे नहीं आ रहे थे, जितने भी आ रहे थे आपने कंटिन्यू किया। साथ ही साथ आप ब्लॉगिंग कर रहे थे, हर दिन ब्लॉग्स डाल रहे थे, टेक युक्ति भी अच्छे से चल रहा था, सतीश कुशवाहा आपने शुरू किया। थोड़ा मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट था या पॉइंट था जहाँ आपको ये समझ में आने लगा कि यार ये मेरा फुल टाइम करियर है और अब इसमें पूरा ही घुसना है, और मतलब और कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इससे मतलब एक सस्टेनेबल मैं लिविंग अपने लिए मतलब कमा के सब कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। जब मैं इसमें घुसा था ऑनलाइन फील्ड में, हाँ। तो मेरा ये था कि मैं 25-30 हज़ार कमा लूँ महीने के, एक जॉब के बराबर। उस समय एक ड्रीम होता था एक इंजीनियर का कि 25-30 हज़ार की जॉब लग जाए। आजकल भी उतना मिल जाए तो ना इंजीनियर बहुत मैं वही स्ट्रगल सोचता हूँ कि आज भी वही पैकेजेस लग रहे वही हैं, चल रहे वही हैं लग रहे हैं। सतीश, सच में। तो मेरे को ये था कि क्योंकि मेरे आसपास में यही चीजें थी। हाँ। 25-30 हज़ार की जॉब जिसकी लग जाती थी बहुत वाहवाही होती थी, बहुत ज्यादा उसके तारीफें सुनने को मिलती थी, दूसरे घरों में बातें होती थी कि भाई उस फलाने लड़के का ना जॉब लग गया ऐसे इतना। तो मैं वो सोचता था उतना अगर कमा लूंगा तो एटलीस्ट समाज में एक थोड़ी सी इज्जत रहेगी। करेक्ट। तो मेरा पहला गोल वही था 25-30 हज़ार महीने के कमाने। बट उसमें पहुंचते पहुंचते मेरे को लग गए 6-7 महीने। जब मैं मुंबई पहुंचा था लाइक 2016 जून में मैं पहुंचा था, तो आई थिंक दिसंबर आते आते मैंने उस चीज को अचीव कर लिया था। ठीक है। तो वहां से उसको भी क्रॉस कर लिया, इवन हाँ। 25-30 हज़ार को क्रॉस कर लिया। तब फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ठीक है अभी मैं जॉब से बेटर कर रहा हूँ। बट इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में मेरे को ऐसे ऐसे लोग दिखे जो दिन का उतना बना रहे थे। करेक्ट। हाँ। मैं बोला यार मैं महीने के 30-40 हज़ार कर रहा हूँ, ये दिन का इतना बना रहे हैं। हाँ। तो मतलब मेरे को और मेहनत करने की जरूरत है। फिर मैंने नया गोल टारगेट किया कि मेरे को 1 लाख रुपए महीने कमाने हैं। फिर जब 1 लाख पे पहुंचा तो फिर मेरे को और बड़े बड़े लोग दिखे जो दिन का 1 लाख कमा रहे हैं। तो मैंने बोला चलो 1 लाख से अब धीरे धीरे अपने को 2-3 लाख पे जाना है। Correct. लाइक हम लोग ज्यादा लाख रुपए में ज्यादा नहीं सोचते थे, ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि डॉलर में पैसे आते थे ना। तो डॉलर में ही हमारा कैलकुलेशन चलता था। हाँ। तो हम सोचते थे अभी $1000 पे पहुंचे हैं, हाँ। अब 2000 पे करते हैं, फिर 2000 से 5000 का टारगेट हुआ, फिर 5000 से 10,000 का टारगेट हुआ, अभी 10 से मतलब ऊपर ही चल रहे हैं। हाँ। तो 10,000 करने में मुझे लग गए ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है 4-5 साल लग गए 10,000 पे आने में। राइट। क्योंकि मैं बताता हूँ 2017 के बाद हमने मल्टीपल चैनल बनाने शुरू वो $10,000 की बात कर रहे हैं, बाय द वे, जस्ट क्लैरिफाई कर रही हूँ मैं। हाँ। तो मल्टीपल चैनल्स जब हमने बनाए, लाइक हमने फिटनेस में कंटेंट बनाना शुरू करा, अच्छा। हमने टेक में बनाने शुरू करे, कॉमेडी करना शुरू करा, Right. प्रैंक्स हम बनाते थे। फिर एक हमारा ये जो इंटरव्यू का भी चैनल हमने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मेरी नेटवर्किंग होने लगी थी यूट्यूबर्स के बीच में। हाँ। और मुंबई मुझे लगता है कि एक हब है, हब है। हाँ हाँ। क्रिएटर्स का और मीडिया filmmakers का, इंडस्ट्री, हाँ, मीडिया पूरी। इंडस्ट्री का पूरा हब है। तो वहाँ पे मेरे को इजीली कनेक्शंस मिल जाते थे। और यूट्यूब उस समय बहुत इवेंट्स कराता था, करेक्ट। लाइक पार्टीज करते थे, तो वहाँ पे लोग मिल जाते थे। किसी क्रिएटर का 100 के हुआ तो उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करता था यूट्यूब खुद। अच्छा। अगर आपको ये चीज हाँ, नहीं एक पता टाइम पे होगा। तो जब शुरू हुई होगी करते हाँ, होंगे, 2016-17 में क्योंकि लोग ही इतने कम होंगे। मुंबई का निखिल ने जब 100 के कंप्लीट किया था तो उसकी पार्टी हुई थी, यूट्यूब ने की थी। एक रिक्शा वाली क्रिएटर है, क्या नाम है? रिक्शा वाली, हाँ हाँ। है ना। उस शायद नाम बदल दिया उन्होंने चैनल का, पहले रिक्शा वाली नाम से थी, अनिशा दीक्षित। करेक्ट, अनीशा दीक्षित। यस। तो राइट।
उसके जब 100 के हुए थे ना, तब भी पार्टी हुई थी, तब भी मैं गया था। तो उन पार्टीज में जाके ना अलग अलग क्रिएटर से मिलते थे। तो मेरे को लगा यार कपिल शर्मा शो चलता है जैसे, वैसे मैं एक अपना यूट्यूब पे शो बनाता हूँ। और मैंने शुरू करा था द इंडियन यूट्यूबर शो के नाम से। द इंडियन यूट्यूबर शो, हाँ, नाम ये रखा था द इंडियन यूट्यूबर शो। हाँ, मैं अपना नाम ये नहीं रख सकता था द सतीश कुशवाहा शो, क्योंकि मेरे साथ और 2 बंदे थे, अच्छा, मुंबई के ही 2 बंदे थे। एक तो मेरा कजन था, हाँ, और एक और मुंबई का दोस्त था। ओके, उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया, भाई तेरा नाम खाली चलेगा, हाँ, हम वो भी तो हैं यहाँ पे। हाँ, तो हमने सही बोला बात चलो ऐसा कुछ नाम रख देते हैं, द इंडियन यूट्यूबर शो। हाँ, वो हमने कुछ 5-6 एपिसोड करा। फिर उस 5-6 एपिसोड के बाद बहुत मेहनत लगती थी पॉडकास्ट, मतलब ऐसे वो 3 पूरा कैमरा सेटअप करने में, और हाँ, 3 कैमरा सेटअप करना था। और वो मजे की बात बताता हूँ, सारे सेटअप यूट्यूब प्रोवाइड करता था। सही में, हाँ, 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होता था 10,000 सब्सक्राइबर आपके यूट्यूब चैनल पे। मेरा और वो आपको सेटअप देते थे पूरा, पूरा सेटअप देते थे, आपको मेमोरी कार्ड से लेके लाइट्स, हर चीज पूरा सेट बना के मतलब मिलता पूरा था। प्रोडक्शन कॉस्ट वो दे, पूरा प्रोडक्शन सेट बना के मिलता था आपको, वहां पे बस जाना है, शूट करना है। तो वो मैं करता था, 5 एपिसोड मैंने करे, वहां पे सेट्स बदलते रहते थे, लाइक हर 2 महीने पे सेट बदल जाते थे। तो मैं जब जाता था नया सेट मिलता था, तो मैं सोचता था यार मेरे ना जो शूट का ना कुछ एक कंसिस्टेंट थीम नहीं हो रही होगी, नहीं मिल पा रहा है। देन मैंने फिर, और वो बार बार जाना भी मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि धीरे धीरे क्रिएटर्स बनने लगे थे और स्लॉट्स मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि जिनके साथ शूट करना था मैं उनके घर जाने लगा शूट करने के लिए, उनके सेटअप पे जाने लगा कि आपकी क्या जर्नी है। पहले कॉमेडी से शुरू करी थी, कपिल शर्मा से इंस्पायर होकर हमने थोड़ा सा कॉमेडी करना शुरू करा था। हाँ, क्योंकि उसके पहले हमारी जो ऑडियंस थी ना, प्रैंक वाली थी, रिएक्शन जो हम लेते थे वो वाली ये ऑडियंस। किस साल में था? 2017। ओके, तो उस समय प्रैंक्स बहुत चलते थे। हाँ, हाँ, 2017 में बहुत प्रैंक चलते थे। तो हमने भी प्रैंक बनाना शुरू कर दिया था। प्रैंक में व्यूज इजीली आ जाते थे। राइट, तो हमने सोचा कि हमारी जो ऑडियंस है कॉमेडी वाली है, तो हम थोड़ा सा फन शो रखेंगे। हाँ, बट फन शो बहुत ही डिफिकल्ट होता था, हर बार नया स्क्रिप्ट लिखना, क्रिएटर के हिसाब से रिसर्च करके उनके हिसाब से पंच लाइन बनाना। मैं और जो मेरा मुंबई का दोस्त था, तो हम दोनों मिलके लिखते थे। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती थी, रिटर्न उतना नहीं आ रहा था। राइट, तो फिर क्या हुआ कि हमने ड्रॉप कर दिया आइडिया। ओके, फिर उसको चेंज कर दिया इंस्पिरेशनल कंटेंट में। तो अब जब मैं किसी गेस्ट को फीचर करता था, उनकी जर्नी पूछता था। फनी हटा दिया हमने, फिर वो चीज चलने लगा, थोड़ा सा सीरियस कर दिया, सीरियस कर दिया कि उनकी जर्नी कवर करने लगे। हाउ आर यू मेकिंग मनी, करंटली क्या कर रहे हो, ये सारे। तो ये मेरा क्वेश्चन फेमस हो गया कि आप कितना पैसा कमाते हो। और जिस वीडियो में अगर नहीं पूछता था, तो लोग कमेंट करते थे, भाई तूने एक क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा, हम तो इसीलिए आते देखने। तो वो चीज चलने लगा था, और उस वक्त कोई नहीं कर रहा था, तो इसका एडवांटेज मुझे मिला। आई थिंक मेकिंग मनी ऑनलाइन वाली इंडस्ट्री या नीश में, थीम में आप वन ऑफ द फर्स्ट क्रिएटर्स ही रहे होगे यूट्यूब पे। लोग थे, लेकिन उनका चलता नहीं था, मतलब, और इंग्लिश में थे। हाँ, मतलब हिंदी में तो एटलीस्ट नहीं लगता है मुझे। हिंदी में नहीं था, हाँ। तो उसका एडवांटेज मेरे को मिला, एंड वो चीज को लेके मैंने कंटिन्यू करा। फिर मेरे को ऐसे ही लोग मिलने लगे जिनकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग थी, तो उनको कवर करने लगा। फिर धीरे धीरे मेरे, जैसे मैं ब्लॉगर था, तो मेरे ब्लॉगर दोस्त भी थे। तो ब्लॉगर्स क्या होते हैं, हिडन होते हैं। राइट, यूट्यूबर्स को तो लोग जानते हैं, हाँ, ब्लॉगर्स ज्यादा मतलब लाइमलाइट में नहीं आते हैं। तो फिर मैं ब्लॉगर्स को रीच आउट करके उनको फीचर करने लगा। और मैं एक और मजे की बात बताता हूँ, जिनसे मैंने ब्लॉगिंग सीखी थी, हर्ष अग्रवाल, जिनके ब्लॉग को पढ़ के उनको भी मैंने फीचर करा। अरे वाह। और मैंने एक उनका कोई तो इंटरव्यू मैंने देखा था 2018 या 19 में, किसी बंदे ने लिया था, अमित मिश्रा ने लिया था। ओके, मैंने उस पर कमेंट किया था कि मैं चाहता हूं कि इनसे एक दिन 1-to-1 मिलके मैं इनके साथ वीडियो करूं। मैंने कमेंट किया था, एंड उसके 3 साल के बाद मैं उनके साथ वीडियो कर रहा था। तो उनके साथ वीडियो करना मेरे लिए मतलब ऐसा था कि अगर मैं यूट्यूब पे नहीं आता, या ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता, तो मैं इनसे मिल नहीं पाता। करेंड, सही बात है। तो मेरे को सारी चीजें ना कनेक्ट हो रही थी, वो कनेक्टिंग डॉट्स बोलते हैं ना, वैसा कुछ मेरे को सब कुछ दिख रहा था, क्लियरली दिख रहा था। एंड यूट्यूब के वजह से सिर्फ ऐसा नहीं कि यूट्यूब से सिर्फ पैसा बनाते हो, रीच होती है, और भी मल्टीपल पर्क्स हैं। नेटवर्किंग में बहुत आपकी हेल्प करता है, आपकी अथॉरिटी बढ़ जाती है, आपको जो इज्जत मिलती है अलग, जो लोगों से प्यार मिलता है, रेपुटेशन, एक जो लॉयल ऑडियंस मिलती है, वो बहुत ही, मतलब मेरे को पैसे के अलावा ये चीजें जो मिल रही थी ना, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा फील करा रही थी। ओके, तो ऑब्वियसली ये तो बहुत क्लियर हो गया है मुझे लगता है इस पॉइंट तक ऑडियंस को, दैट यूट्यूब ने आपकी लाइफ बदल दी, एंड इट इज एक्चुअली आई थिंक अ वेरी रिवॉर्डिंग प्लेटफॉर्म। आप थोड़ा सा सतीश मुझे ये बताओ, आपने यू बिकेम अ यूट्यूबर एट अ टाइम जहाँ पे यूट्यूबर वर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, मतलब लोगों को पता भी नहीं था कि हम यूट्यूबर हैं। आज तो हर दूसरा तीसरा इंसान यूट्यूबर बनना चाहता है, बन सकता है, इतने मीन्स है, रिसोर्सेज है, एक्सेस है। किसी को अगर अपनी यूट्यूब जर्नी, जैसे मैं खुद, मैंने सिर्फ 3 महीने पहले स्टार्ट किया है,
एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे कि आप बोल रहे हो, आप ही एक इंसान होते जो एक्टर है, प्रोड्यूसर है, सब करते हो, आपको किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं है। पर मुझे फिर भी लगता है यूट्यूब में मेहनत बहुत है, मेहनत और करनी भी चाहिए, बुरी बात नहीं। पर आप देखो, अगर एक वीडियो बनाने के लिए 7 से 8 मिनट की, मुझे वीडियो के टाइटल का सोचना है, कंटेंट का सोचना है, उसको रिकॉर्ड करना है, उसकी एडिटिंग करनी है, थंबनेल बनवाना है, डिस्क्रिप्शन सोचना है, हैशटैग्स का, मतलब इतनी सारी चीजें आती हैं। ऐसा नहीं है मैंने एक रील बनाई अपलोड कर दी, एक पोस्ट लिख दी लिंक्डइन पे। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इतनी सारी चीजें अगर होती हैं और कोई इंसान जस्ट स्टार्ट कर रहा है ना, तो थोड़ा ओवरवेलमिंग होता है, समझ में नहीं आता है आप स्टार्ट कैसे करो। इवन टुडे तो मुझे ये जानना है, अगर किसी को अपनी यूट्यूब जर्नी आज स्टार्ट करनी है, आपके एक्सपीरियंस से आपने 8 साल पहले स्टार्ट किया था, पहली बात तो आप ये बताओ कि तब में और अब में यूट्यूब में एज अ प्लेटफॉर्म आपने क्या बदलाव देखा है, और दूसरा किसी को अभी स्टार्ट करना है तो आप उनको किस तरीके का रोड मैप दोगे स्टार्ट करने के लिए? ठीक है, तो पहले जब मैंने शुरू करा था ना, तो मेरे पास एग्जांपल्स नहीं थे राइट कि किसके जैसा करना है या फिर क्या बना सकते हैं, हाँ क्या कंटेंट मैं बनाऊंगा तो चलेगा। अभी के टाइम पे अगर कोई भी क्रिएटर शुरू करना चाहता है, कोई भी नया बंदा शुरू करना चाहता है, उसके सामने हर तरीके के एग्जांपल्स है। जिस भी इंडस्ट्री में शुरू करना चाहता है उसके लिए ऑडियंस बैठी है। राइट उस टाइम पे क्या होता था कि गाने चलते थे, मूवीज चलते थे यूट्यूब पे, लोग इसके अलावा और कुछ कंज्यूम करने के लिए नहीं आते। मोस्टली एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ही प्राइमरी था। हाँ आज क्या है कि आप अगर कुछ भी आपको आता है, जैसे आपने देखा हो, ट्रक ड्राइवर है, वो अपनी जर्नी दिखा रहा है तो लोग उसको फॉलो करके स्टार बना दिए। चाय वाला अपनी जर्नी दिखा रहा है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। कोई देखता हूँ कि जहाँ पे ईंट बनती है वहाँ पे लेबर है, वो अपने व्लॉग्स डाल रहा है, वो चल रहा है। तो हर चीज की ऑडियंस है। Right. तो अभी तो सोचना ही नहीं है भाई कि मैं किस तरह के टॉपिक्स पे करूंगा तो चलेगा, क्योंकि आपके पास डेटा है। आप डेटा देख सकते हो कि अच्छा लास्ट 6 मंथ में आप देखोगे किस तरह की वीडियो सबसे ज्यादा व्यूज आ रही हैं। वो देख के आप ये सोच सकते हो कि अच्छा इस तरह की जो वीडियोस ज्यादा चल रही हैं, फिर उससे रिलेटेड आप कुछ सोच के अपना क्रिएट करना शुरू कर सकते हो। रही बात की अगर अकेले शुरू कर रहा है तो क्या क्या मेहनत लगेगी, तो सबसे पहले आपको ज्यादा उसमें नहीं घुसना है कि यार प्रोडक्शन बहुत बड़ा मैं कर दूं, एकदम से हाई क्वालिटी बनाना शुरू कर दूं। आप बस स्टार्ट करो अपने फोन के साथ में। आपने भी तो वैसे ही स्टार्ट किया था, वैसे भी आपने मैंने फोन से ही किया था। फोन से शुरू करा था, फिर जब पैसे थोड़े कमाए तो फिर मैंने डीएसएलआर लिया था। करेक्ट। तो स्टार्ट करो आप फोन से करो, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे तो और बेकार क्वालिटी के कैमरास आते थे, तब तो इतने अच्छे कैमरा भी और नहीं उस टाइम पे 2G इंटरनेट होता था, तो चलो ठीक है, जैसे क्वालिटी में हो। लोगों के पास भी तो कमी क्वालिटी में वीडियो आ रही थी, कोई ऐसा सबके पास एक्सपीरियंस ऐसा था ही नहीं जैसा अभी है। तो वो चीजें आज भी हो सकती हैं, आज भी हम कर सकते हैं। आप फोन से स्टार्ट करो, पहले आप टॉपिक लिख लो, 10 या 10 नहीं बोलूंगा, 30 लिख लो, जिस भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो। या पॉडकास्ट करना चाहते हो तो 30 गेस्ट का लिस्ट बना लो कि इनको इनको मुझे बुलाना है। और अगर पॉडकास्ट से शुरू करना चाहते हो, पॉडकास्ट जैसा कुछ बनाना चाहते हो, तो पहले अपने सर्कल के लोगों को बुलाना शुरू करो जो आपके नेटवर्क में है, जो इजीली आ सकते हैं। अब एकदम से हम चाहेंगे कि निखिल कामत का हमें पॉडकास्ट लेना है, और जस्ट हमने चैनल शुरू करा है, तो मे भी आ भी जाए। आपकी अप्रोच वैसी हो तो आ भी जाए, लेकिन मुश्किल है। बट अगर आपके पास थोड़ा बहुत गेस, आपने कुछ लोगों को लेके आके एक लाइनअप हो, आप दिखा सको। हाँ, एक टीम आपका बन चुका है ऑलरेडी कि भाई आप इस तरीके से चीजें बात कर रहे हो, तो उनको भी पसंद आएगा। उनको पिच कर सकते हो भाई कि मैंने ऐसे ऐसे पॉडकास्ट करे, आपके साथ इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, तो वो आ जाएंगे। मतलब कि हर चीज को शुरू करने के लिए आपके पास इजी वे है। एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा समय लगेगा, बट अगर सोचते रह जाएंगे तो चीजें नहीं होंगी। कोई भी अगर शुरू करना चाहता है आज के डेट में बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि कई लोग बोलते हैं मेरे को, ये भाई अभी तो तुमने उस टाइम पे शुरू करा था इसलिए तुम चल गए। उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी इसलिए थी कि हमें ये नहीं पता होता था कि कौन सा कैमरा लेना है, कौन सा लाइट यूज करना है। आजकल तो 100 वीडियोस हैं। हाँ, वीडियोस भी हैं और आपके मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप जाके बोलो कि भाई हमें वायरलेस माइक चाहिए, वो दे देगा। उस टाइम पे पता ही नहीं होता था कि वायरलेस माइक भी आते हैं। जब हम प्रैंक करते थे, हम कैसे करते थे शूट, कि जो बंदा जाता था प्रैंक करने, वो फोन लिया रहता था हाथ में, उसमें रिकॉर्डिंग चल रही है और मैं दूर से कैमरा शूट कर रहा हूँ। फिर उसको सिंक करने में हालत खराब हो जाती थी। अभी कैसा आपके पास वायरलेस माइक है तो आप एटलीस्ट 100 मीटर्स तक तो जा ही सकते हो, उतना कैप्चर तो हो ही जाता है। करेक्ट। तो आज के डेट में ज्यादा इजी है कंपेयर टू पहले। वो तो सही बात है, क्योंकि एक्सेस इतनी ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, लोग ज्यादा है बताने के लिए आज आपके पास। ऐसे ऐसे टूल, जैसे अभी एआई टूल्स आ गए हैं। सिंपली आप एआई टूल को बोलो कि मैं इस इंडस्ट्री में कंटेंट बनाना चाहता हूँ, मेरे को 50 कंटेंट आइडियाज दे दो, एक सेकंड में मिल जाएंगे, स्क्रिप्ट दे दो। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा, फिर वहां से आप चीजें कंटिन्यू कर सकते हो। राइट, सही बात है। पर आपको नहीं लगता है, जैसे क्योंकि आपने पॉइंट रेज किया कि एआई टूल्स हैं, ये सब कर सकते हैं,
मुझे ये भी लगता है पर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स मतलब इसका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, सही बात। क्योंकि मतलब कॉपी पेस्ट ही करके आप चीजें करोगे तो आपकी ऑडियंस भी तो उतनी इंटेलिजेंट है, उनको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाता मैंने है। तो यही बोला ना कि आपको आइडिया लेना है वहां से, हाँ, आपने आइडिया, लोग आइडिया नहीं ले रहे ना, पर वो तो पूरा फिर टिप तो देते हैं। रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। जैसे वो हाँ। हम जितना एफर्ट डालेंगे रिजल्ट भी हमारा वैसे ही आएगा। आप ऐसे एक एक चीज देखो, मैं कह रहा हूँ अगर आपको एआई से पूछना है तो ऐसे पूछो कि मेरे को टॉप 10 मेक मनी ऑनलाइन चैनल बता दो इंडिया में, हाँ ठीक है। वो आपको बता देगा। उनके चैनल जाके सर्च करो किस तरह के कंटेंट बना रहे हैं। हाँ, अगर आप ऐसे खुद से जाते रिसर्च करते यूट्यूब पे तो टाइम लगता है। टाइम लगता। हाँ एक क्वेरी डाला आपने, चाहे गूगल जेमिनी पे डाल दिया, चैट जीपीटी पे डाल दिया, आपको इजीली मिल गया। हाँ मैं कह रहा हूँ मेरे को पॉडकास्ट करने, मेरे को ना वो बता दो कैसे रीच आउट करने का, एक ईमेल ड्राफ्ट दे दो लिख के, वो लिख देगा। तो इन सब चीजों के लिए आप यूज करो ना। अब आप बोलोगे भाई ऐसा स्क्रिप्ट लिख दो, अब उसी को आपने उतार दिया, तो वैसे आएगा नहीं। कितना भी है तो मशीन है, और मशीन वाले ही लैंग्वेज में आपको चीजें बताएगा। करेक्ट। बट जब हम बातें करते हैं, ह्यूमन बात करता है, तो थोड़ा सा ह्यूमन टच आना चाहिए। तो आप कोशिश करो कि आप उससे हेल्प लेके चीजें करो, ना कि पूरा कॉपी पेस्ट करो ऐसा। राइट, क्योंकि ज्यादातर लोगों का क्या हो गया है, जब से चैट जीपीटी आया है, GPT 3, 4, जेमिनाई, जितने भी ये टूल्स आए हैं, लोग वैसे ही आलसी थे मुझे लगता है। गलती और लोगों की भी नहीं है, गलती है जो चैट जीपीटी या फिर जेमिनी के बारे में लोग बता रहे हैं लोगों को, ये देखो एक क्लिक में ऐसे हो जा रहा है, कॉपी पेस्ट कर दो। उनकी गलती है। जो ट्रेनर्स है ना, जो इनके ऊपर कंटेंट बना के चीजें बना रहे हैं, हाँ, उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं बता रहे हैं। एक्चुअल में उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कैसे करते हैं, या अपनी लाइफ या किसी और की लाइफ आसान कैसे बनानी है, वो नहीं बता रहे हैं लोग। वहां से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और लोग जो अपना दिमाग नहीं लगाएगा रिसर्च में, वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाएगा। खुद का दिमाग तो लगाना पड़ेगा। सही बात है। ठीक है, तो एआई टूल्स की तो हमने थोड़ी बहुत और कंटेंट की बात कर ली, और आपने बता दिया अगर किसी को यूट्यूब स्टार्ट करना है अभी तो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं वो। और बैकग्राउंड मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज ना भी हो तो आप ऑब्वियसली स्टार्ट कर ही सकते हो। एक कैमरा होना चाहिए बस, और कंटेंट ऑब्वियसली आपको कुछ शेयर करना है अपनी ऑडियंस के साथ, जो भी नीश आपने पकड़ी उसमें। एक चीज मैं बोलूंगा कि आज के डेट में अभी वैसा नहीं कि जैसे हम अगर 5-7 साल पहले जैसे नॉर्मल हम कंटेंट बना देते थे, वो ऊपर ऊपर सा ओवरव्यू दे देते थे किसी भी टॉपिक के बारे में, वैसा अब नहीं चलेगा। आपको पूरा डेप्थ में जाके एक हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना पड़ेगा। हाई क्वालिटी मतलब कि जो कंटेंट में रिसर्च, जो डेटा, जो फैक्ट्स हैं, बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके आपको बताने पड़ेंगे। क्योंकि अब ऑडियंस भी इवॉल्व हो गई है, ऑडियंस भी इवॉल्व हो चुकी है, बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो गई है, बिकॉज उनको समझ में आ जाता है जब आप सिर्फ। सही बात है। जब अगर खाली ऊपर ऊपर से बातें करोगे, सरफेस टच करके आ जाओगे, तो फिर लोगों को लगेगा टाइम पास के लिए वीडियो बना रहे हैं। करेक्ट। आपको डेप्थ में जाना ही पड़ेगा। और डेप्थ में जाने के लिए जैसे मैंने बोला कि आप हमेशा अगर किसी भी इंडस्ट्री में घुस रहे हो ना, तो सबसे टॉप के लोगों को पहले देखो, राइट, वो लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, और उनके रिसर्च के आप वीडियोस चेक करो कि कौन से वीडियो सबसे ज्यादा चले। एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी का 10 वीडियो पकड़ो आप पीछे के, हाँ, उसमें देखो कोई एक वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज होंगे, उसको स्टडी करो आप, इस पे सबसे ज्यादा व्यूज क्यों आए, क्या टॉपिक की वजह से है या जिस भी चीज की वजह से है, आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अगर आपके निश से रिलेटेड टॉपिक है, उस पे टॉपिक भी बना दो अपना कुछ ऐड करके। एक सही तरीका है वायरल चीज को पकड़ने का। और बट रिसेंट में ही आपको देखना है, रिसेंट के 3 महीने या 2 महीने का अगर हम लेके चले तो। पर इस बात पे अब आप मुझे बताओ सतीश, एक अच्छी यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए जो अच्छे व्यूज लाए यूट्यूब चैनल पे, उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो एक यूट्यूब वीडियो को थाउजेंड्स, लैक्स में या मिलियंस में व्यूज लाते हैं? ऐसे आपने इतने वीडियोस बनाए हैं 8 साल में। आई एम नॉट सेइंग कि आपको मेरे को एक स्टेप बाय स्टेप बताओ, पर आई एम श्योर कुछ तो एक चीज आप समझ गए होगे कि अगर ये चीजें आपने कर ली तो यूट्यूब वीडियो मतलब आपकी एक सर्टेन रीच आ सकती है उसमें। मैं बताता हूँ, मैंने एक जन के साथ पॉडकास्ट किया था जिनके ऑलमोस्ट 1000 चैनल्स है। कितने? 1000 से ज्यादा चैनल्स है, और 100 से ज्यादा उनके प्ले बटन्स है। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो उनके साथ मैंने जब पॉडकास्ट करा था तो मैंने उनसे ये सिंपल सा क्वेश्चन किया था, मैं अपना भी इसमें ऐड करूंगा बट उनका मैं बताता हूँ। उन्होंने 3 चीज बताई थी, टॉपिक, थंबनेल और टैग्स। ये 3 चीजें बताई थी। अच्छा, टॉपिक, थंबनेल, टैग्स जो हम उसमें उसके लिए डालते हैं ना, सर्च एसईओ के लिए। मैं तो डालती ही नहीं हूँ टैग्स, है ना। तो उनका कहना था कि जो टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग हो, हाँ, और उसका जो टॉपिक हमने लिया है उसको टाइटल ऐसा लिखना है कि अट्रैक्टिव हो, और दूसरा थंबनेल ऐसा हो कि बंदा देखते ही बोले यार मेरे को ये वीडियो देखनी है, अपीलिंग बनाओ। और फिर अंदर जो कंटेंट हमारा है वो इतना एंगेजिंग होना चाहिए कि बंदा ज्यादा से ज्यादा देर तक रहे। राइट, ये मेजर फैक्टर है किसी वीडियो को वायरल करने में।
तो सबसे पहले तो जब हम जिस भी निश में हम चीजें बना रहे हैं तो उसका जो टॉपिक हम ले रहे हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक होना चाहिए, उसके बारे में लोग देखने के लिए उत्सुक हो। राइट, ये चीज हमें ध्यान देना है। जब हम पोस्ट करने जा रहे हो तो हमें टाइटल और थंबनेल का ध्यान रखना ही है। करेक्ट, कि ऐसा नहीं कि हमने बना दिया वीडियो बिना थंबनेल का ही हमने चढ़ा दिया, या थंबनेल उतना अट्रैक्टिव नहीं बनाया। वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अगर नहीं प्ले करता तो यूट्यूब अपने उसमें इनसाइट में थंबनेल का सीटीआर नहीं बताते, वॉच टाइम नहीं बताता, करेक्ट है ना। तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो मैट्रिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। टैग्स का आप थोड़ा बता सकते हो? टैग्स का जैसे कि बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं सर्च करके लोग देखते हैं, एंड यूट्यूब एक सर्च इंजन भी बोला जाता है इसको। सर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म गूगल के बाद इसको सर्च इंजन ये माना गया है कि फर्स्ट पे गूगल है, दूसरे पे यूट्यूब है। तो यूट्यूब पे लोग सर्च करके भी कंटेंट देखते हैं, बट अगर हमने टैग्स नहीं डाले, हमने बराबर से टाइटल नहीं लिखा, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, तो हमारे वीडियो के बारे में मशीन को पता कैसे चलेगा कि इस बारे में है, और मुझे किस तरह की ऑडियंस के सामने इसको मतलब विजिबिलिटी नहीं मिलेगी आपके कंटेंट को, विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो टैग्स आपको डालने हैं जिससे रिलेटेड, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपने डाला है, लाइक जो टॉपिक है आपका उससे रिलेटेड आपको टैग्स डालने हैं। गॉट इट। टैग्स में भी कई लोग बहुत गलतियां करते हैं, इधर उधर की चीजें, अननेसेसरी चीजें टैग्स में डालते हैं, जो नहीं करना है। राइट, टैग्स जो आपके वीडियो को डिनोट करे, वीडियो को ही रिलेटेड हो, वही चीजें डालो। और डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से लिखना है। डिस्क्रिप्शन में भी आपके कीवर्ड्स आने चाहिए, टाइटल में आपके कीवर्ड्स आने चाहिए, और टैग्स में आपके कीवर्ड आने चाहिए। ये ध्यान देना है, तो आपकी वीडियो रैंक भी होगी और सजेशन में भी जाएगी। जब भी कोई मान लीजिए किसी टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आपने बनाया उससे टॉपिक से रिलेटेड ऑडियंस देख रहा है, तो उसके सजेशन में आपके वीडियोस जाएंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड आपका वीडियो है। राइट, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देना है। गॉट इट। और आप बोल रहे थे कि आप भी अपना ऐड करना चाह रहे हो? मेरा ये है कि आप जो भी वीडियो बनाओ सीधा कोर पे आप बात करो। अच्छा, सीधा टू द पॉइंट बोल रहे हो? टू द पॉइंट सीधा आ जाओ। क्यों? पर अब लोग ना शॉर्ट्स ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, शॉर्ट्स ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और यूट्यूब में जैसे कि लोग हर कोई स्टार्ट करता है, नमस्ते दोस्तों, आज मेरा नाम है ये और आप देख रहे हैं ये यूट्यूब चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब आते हैं मुद्दे पर। तो उतने में बंदे का इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो भगाना शुरू कर देता है। जब वो भगाना शुरू करता है ना, तो यूट्यूब की जो मशीन को लगता है ना इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं है, वहां से एक हमारा थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है। तो अगर सीधा मुद्दे पे आते हैं, अगर इसके लिए सबसे सही बंदा बताओ तो अंकुर वारी को, वो डायरेक्ट पॉइंट पे, सीधा पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, चार अगर कोई चीज मेथड बता रहा है तो पहला ये है, यहीं से डायरेक्ट वीडियो शुरू करें। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वो नीचे बंदा पढ़ लेगा चैनल का नाम। कौन, सही बात है। ठीक है, थंबनेल पे देख रहा है ये बंदा ये है, तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अगर नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप नीचे लिख दो फ्लैश, टैग डाल दो उसमें, क्या लोअर थर्ड में लिख दो आप। तो सीधा टू द पॉइंट, कोर पे ज्यादा बातें करो और क्रिस्प रखो, जितना कम से कम हम कंसाइज वे में समझाओ जो भी बोलना है। और इन डेप्थ जाओ। ये भी सारी चीजें हमें ध्यान देना है, बैलेंस रखना है कि इन डेप्थ भी जाना है बट ज्यादा लेंथी भी ना हो। तो इन सब चीजों का थोड़ा ख्याल रखना है। बट ये डे वन से तो नहीं आएगा, आप धीरे धीरे ही चीजें आप सीख पाओगे। बट सबसे पहला रूल है स्टार्ट करो, अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है। और अगर नहीं भी बनना है, मैं बता दूं, आज के 5 साल के बाद, जैसे अभी फेसबुक अकाउंट सबके हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट है, 5 साल के बाद सबके यूट्यूब चैनल भी होंगे। और अगर उनको कंटेंट बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो चीजों से पीछे होते जाएंगे। मेरे को याद है 2013-14 में मेरे आसपास में किसी का फेसबुक अकाउंट नहीं था, तो मैं सोचता था किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं, किसको मैं फोटो में टैग करूं, तो समझ नहीं आता था। एंड आज देखो सबके पास फेसबुक अकाउंट है। राइट। तो वो दौर ये भी आएगा, कंटेंट क्रिएटर बनना ही पड़ेगा, चाहे आप बिजनेसमैन हो, आप किसी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप लेबर हो, आप लाइक कहीं मजदूरी कर रहे हो, या आप स्टूडेंट हो, आपको कंटेंट क्रिएशन करना ही पड़ेगा अगर आप लाइफ में मैक्सिमम पोटेंशियल जाना चाहते हो। तो आपको करना। वैसे रोक टोक नहीं है, मतलब नहीं करना है मत करो, बट अगर आपको लाइफ में एक सर्टेन तरीके का आउटकम चाहिए तो मुझे लगता है, मुझे भी लगता है, अगर मैं कह रहा हूँ कोई बिजनेसमैन है, मान लीजिए वो पर्टिकुलर फील्ड में बिजनेस कर रहा है, वो चाहता है अपने बिजनेस को और आगे ले जाना, फिर तो कंटेंट बनाना ही पड़ेगा। या तो वो अपने पेज से बनाए या अपनी कंपनी। रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, आजकल मूवी में लोगों की कास्टिंग इसी बेस पे हो रही है, आपके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स कितने हैं। बिग बॉस में लोग उन्हीं को लेके जा रहे हैं जिनके सोशल मीडिया पे ज्यादा फॉलोइंग है, जिनके बारे में ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कंटेंट कैसा बना रहा है कैसा नहीं, फॉलोइंग मैटर करता है। आपने एक और चीज नोटिस की है, आजकल पॉडकास्ट, कोई मूवी अगर रिलीज होने वाली होती है तो जो एक्टर्स या मेन लीड एक्टर्स होते हैं वो पॉडकास्ट पे जा रहे हैं, और पॉडकास्ट के थ्रू जनता को पता चल रहा है मूवी आ रही है थिएटर में। ट्रेडिशनल प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं,
वो रेडियो लोग पे जाके साथ-साथ एक्टर्स कर रहे हैं साथ-साथ में, पर लेकिन अभी कम इसमें हो ज्यादा गया फोकस ज्यादा फोकस पॉडकास्ट पे। मैं लिटरली बता रही हूँ, एटलीस्ट 2-3 एक्टर्स की जो लास्ट मूवीज हैं मुझे पॉडकास्ट देख के पता चली है मूवी आ रही है। इनफैक्ट एक और चीज बताता हूँ, जब 2020 में हाँ। कोविड आया था तो बहुत सारे एक्टर्स लोग मतलब खाली बैठे थे, लोन तो है सबके सर पे, क्या करें, तो उन्होंने भी यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। सबने, सब टीवी एक्टर्स ने भी, टीवी एक्टर्स ने शुरू कर मॉडल्स, दिया, इन्फ्लुएंसर, सबने। हाँ ऑलमोस्ट सबने। एंड इनको अभी भी जिनको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो ईगो में आ गए हैं मैं ये सब यूट्यूब नहीं करूंगा करूंगा। हाँ उनको करना पड़ेगा, उनको ये गेम समझना पड़ेगा कंटेंट क्रिएशन का। आप देखो रास्ते पे हर कोई जो जा रहा है या शॉप में है कुछ भी कर रहा है, हर 5-10 मिनट के बाद फोन जरूर निकाल के चेक कर रहा है। करेक्ट। तो जब सारी दुनिया फोन में आ चुकी है, आप क्यों नहीं आ रहे हो इस पे? और अगर हर कोई 99% लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कोई तो बनाने वाला हो। सही बात है। और अभी ये भी आई थिंक 1% लोग भी नहीं है जो बनाते हैं कंटेंट। नहीं, इंडिया में अगर देखें तो क्या, कितना? 7-8 करोड़ क्रिएटर्स हैं, ओके। बट उसमें भी 7-8 करोड़ क्रिएटर्स में जो कोर क्रिएटर्स हैं 2 लाख के आसपास ही हैं बस जो पैसा बना पा रहे हैं। बस 2 लाख 2 लाख क्वालिटी क्रिएटर्स। तो आप 140 करोड़ जनता में 140 144 बच्चे करोड़ बूढ़े भी आ गए, हाँ, अगर उनको हम हटा दे तो 100 करोड़ भी मान लें, करेक्ट। तो 2 लाख कहाँ है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबको सरकारी नौकरी करनी है और सबको सरकारी नौकरी मिलेगी भी नहीं है सीटी मतलब अवेलेबिलिटी भी तो और मैं सिर्फ करियर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप देखो हर चीज इनहैंस होगा ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था, मेरे को तो मैंने बस हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन मैंने सर्च किया था और मेरे को पता चला था अच्छा इस मेथड से बना सकते हैं। तो मैं चीजें करते गया, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलते गया जिनसे अगर मैं कोई जॉब कर रहा होता या कुछ बिजनेस कर रहा होता मैं कभी नहीं मिल पाते। मैं संदीप माहेश्वरी सर के शो में गया, मैं कभी नहीं जा पाता। नहीं जा पाते। थोड़ा बहुत उस बारे में भी बताइए, मैं वैसे पूछने वाली थी पर ये किस पॉइंट पे हुआ, कैसे हुआ? मैं बहुत उनको क्लोजली फॉलो कर रहा था अराउंड कॉलेज से 13-14 में उनको देखना शुरू करा था, उनके जो भी सेमिनार्स आते थे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा उनके जो भी टॉपिक्स होते थे ना, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाता था क्योंकि मैं उन प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहा होता था। आपको उनका कंटेंट पसंद आता था या वो एज अ पर्सन बहुत रिलेट कर पा रहा था? इसलिए दोनों ही उनको पसंद कर रहा था। एज अ पर्सन भी मुझे इसलिए पसंद थे कि अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे लोग आपको ज्ञान देंगे ग्राउंड से बाहर हटके, मतलब वो मैदान में खुद नहीं खेल रहे हैं बट बता रहे हैं कि ऐसे शॉट लगाना है, ऐसे मारना है, ऐसे करना है। हाँ। तो वो रिलेटेबल नहीं है मेरे लिए, बट कोई बंदा जो ऑलरेडी खेल रहा है ग्राउंड पे और वो जब चीजें बता रहा है हाँ। तो मेरे लिए ज्यादा रिलेटेबल है, मैं ज्यादा अच्छे से उस पर ट्रस्ट कर पाऊंगा, ज्यादा अच्छे से सुन पाऊंगा। तो मुझे इस टाइप के बंदे लगे। हाँ। तो मैं इनको बहुत क्लोजली फॉलो करता था, जो भी चीजें थी लाइफ से रिलेटेड, अगर कोई प्रॉब्लम्स थी उनसे रिलेटेड, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है उससे रिलेटेड जो भी उनकी वीडियोस थी मैं देखता था। उनका एक मोटिवेशनल क्लिप भी था जो मैं डेली सुनता था, उनके अफर्मेशंस उन्होंने बनाए थे कोविड में, जो आज भी मैं सुनता हूँ डेली, राइट, सुबह शाम, कि सोने से पहले एक अफर्मेशन है और सुबह। ओके। वो अफर्मेशंस बहुत काम की होती है, मतलब मैं तो बिलीव करता हूँ इन सब चीज़ों में। नहीं मैं भी करती हूँ। तो वो मैं डेली सुनता हूँ, ठीक है। अब मैं उनसे मिलने का सोचता भी नहीं, मतलब सोचता गया, मतलब कभी मेरे वैसे नहीं आया था कि मैं इनसे मिल पाऊंगा क्योंकि वो किसी से मिलते नहीं थे। फिर उन्होंने एक शो बनाया था। हाँ। और उस शो में उन्होंने बोला था कि आप हमें मेल कर सकते हो अगर आप यूट्यूबर हो या फिर जो भी यूट्यूबर्स को फीचर कर रहे थे बेसिकली। तो मैंने सोचा कि डाल देता हूँ मैं भी, मतलब मैंने मेल करा नहीं था, फिर मेरी टीम ने बोला कि मेल कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने मेल किया, मेरे को 1 महीने के बाद वहाँ से कॉल आया था। अच्छा। और उसके मैं बता रहा हूँ 1 साल पहले ही मैंने अपना स्टूडियो बनाया था अपने होम टाउन में। ओके। स्टूडियो में मैंने फोटो लगाए थे इनके, संदीप माहेश्वरी के। अच्छा। मैंने उस स्टूडियो का टूर देते समय मैंने बोला था कि इनसे मिलने की तमन्ना तो है, हाँ। लेकिन पता नहीं मिल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि वो मैं मिलने का ना वो कोई संभावना दिख नहीं रहा हाँ, था। मतलब कोई लिंक ही नहीं मिल रहा था। और तो मैंने बोल दिया था कि मिलने की तो इच्छा है लेकिन पता नहीं मिल पाऊंगा कि नहीं। उसके 8 महीने के बाद उनके 8 महीने या 8-10 महीने के बाद उनके शो में था मैं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन एक तरीके से था, राइट, कि इसको क्या बोलेंगे मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे को मिलके बहुत अच्छा लगा एज ए पर्सन। तो आप उनके शो में गए थे, उन्होंने आपकी जर्नी फिर उस जर्नी के बारे में कवर किया। और एक्सपीरियंस कैसा था वो उनके लाइव ऑडियंस के साथ और सब? जैसे थोड़ा डर लग रहा था, नर्वसनेस थी, और बट उन्होंने इतना कंफर्टेबल कराया कि अच्छे से गया वीडियो। एंड फिर उसके बाद भी अलग से हम मिले, 1 घंटे तक बातें करी। उन्होंने पूछा लाइफ मतलब फ्यूचर में क्या सोचा है, वो सारी चीज़ों पे। फिर उन्होंने बोला कि कुछ भी अगर हेल्प लगे, ज़रूरत लगे तो बताना। ऐसे। वाह, वेरी नाइस। किस साल में था ये? 2022 में हुआ था। अभी, मतलब 2 साल पहले। वेरी नाइस। तो मतलब आपने ऑब्वियसली
एक ऐसे स्टेज से स्टार्ट किया जब आपको पता भी नहीं था यूट्यूब में क्यों कर रहा हूँ, पैसे आने वाले हैं या नहीं, टू ऑब्वियसली संदीप महेश्वरी के शो में आप चले गए, आपने हर्ष अग्रवाल को भी इंटरव्यू कर लिया अपने उस पर, एंड अब ऑब्वियसली मल्टीपल चैनल्स, आपके खुद के 8 चैनल भी हैं। मैंने अमित बढ़ाना के साथ भी इंटरव्यू किया था। जब अच्छा। कॉमेडी में करता था तो कॉमेडी में मैं उनको बहुत फॉलो करता था, हाँ। क्योंकि एक वैसे वही क्रिएटर थे जो वल्गर वर्ड यूज नहीं करते थे, और तो इसलिए मैं पर्सनली उनको पसंद करता था। हाँ। क्योंकि मैं भी अपने वीडियोस में कभी मैंने कोई गलत वर्ड यूज नहीं करा, ना गाली गलौज कुछ भी नहीं, तो इसलिए मैं उनको एडमायर करता था और उनसे भी मिला मैं। तो मेरे लाइफ में मुझे लगता है कि मैं जो जो चीजें चाहता था या चाहता हूँ वो चीजें होती हैं एक टाइम के बाद। हाँ। अगर दिल से हम चाहते हैं तो होती है और होता है। और मुझे लगता है कि जिसमें यूट्यूब का बहुत बड़ा रोल है चीज़ों को साकार करने में, क्योंकि अगर मैं जॉब कर रहा होता, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जॉब कर रहा होता या कुछ और कर रहा होता तो मैं शायद उन लोगों से नहीं मिल पाता। चलो लाइफ तो अलग होती, डिफरेंट होती, ऐसा नहीं कि मैं खाने बिना मैं परेशान रहता, सारी चीजें होती, बट जिन जिन लोगों से मैं मिला हूँ लाइफ में वो ये अपॉर्चुनिटीज तो नहीं मिलती ना, मिल ही नहीं सकती है। अच्छा, एक और चीज अगर आप नोटिस करो तो जो चीज यूएस में पीक रहता है वो इंडिया में जब शुरू हो रहा होता है। हाँ, ये नोटिस एक वेव आती है। हाँ, तो उस टाइम पे जो कंटेंट क्रिएशन वाला ना यूएस वगैरह में तो बहुत पीक पे था, वो पीक 2014-15 में बहुत हर कोई क्रिएटर बनना चाह रहा था। टिकटॉक बहुत फेमस था ना तब तो उधर। टिकटॉक नहीं आया था तभी, नहीं तभी नहीं था, तभी था ये डब स्मैश करके चलता था। हाँ सॉरी, डब स्मैश, करेक्ट करेक्ट। और भी एक दो आते थे। टिकटॉक का भी कुछ और नाम था, म्यूजिकली। अच्छा म्यूजिकली था, फिर टिकटॉक हुआ, फिर टिकटॉक जब इंडिया से बैन हुआ तो रील आया। हाँ राइट। तो उस टाइम पे ना ये कंटेंट क्रिएशन वाला जो था ना पीक था, पॉडकास्ट भी बहुत पीक पे था। हाँ करेक्ट। ये इंडिया में अब जाके हो रहा है 5-7 साल बाद, अब जाके आपको दिखने 5 साल के गैप के बाद ही होता है। तो क्रिएटर्स जो बनना चाह रहे हैं उनके लिए एक बहुत की पॉइंट ये भी है कि आप ना यूएस में देखो क्या चल रहा है। जो आज चल रहा होगा ना वो इंडिया में आने वाले 5-7 सालों में चलेगा, पीक दिखाई देगा और फिर आप उसमें किंग रहोगे। राइट, क्योंकि आपको वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगी, क्योंकि आप अभी कर लो, यहाँ पे इवॉल्व होगी ना चीजें। हाँ सही बात है। ओके, और क्योंकि हम कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं और जो एस्पायरिंग क्रिएटर्स है, क्रिएटर बनना चाहते हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं, सतीश मुझे ये भी बताओ कि आपको कब ब्लॉगिंग चल रही थी, यूट्यूब चल रहा था स्टार्टिंग से, यूट्यूब पे फिर मल्टीपल चैनल्स हुए, एक क्रिएटर की जर्नी में एक पॉइंट के बाद आपको सोचना ही पड़ता है कि मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे रहूं या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी जाऊं, बिकॉज मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको बढ़ानी और एक डाइवर्स ऑडियंस चाहिए तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे तो होना ही पड़ेगा एक पॉइंट पे, पर डिसाइड कब करें कि अब सही टाइम है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पे जाने का, दूसरे से तीसरे पे, या जो भी, कैसे डिसाइड करें कब क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि एक साथ हम शुरू कर सकते हैं 360। ओके, सिंपल सा मैं ये बोलूंगा, शुरुआत करो यूट्यूब से। ओके, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यूट्यूब की जो अथॉरिटी है आज भी बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सबसे ऊपर ही है। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूबर हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ, ये मैंने देखा है और भी लोगों में देखा है कि अगर किसी की यूट्यूब पे फॉलोइंग है, अगर वो अपने बंदे को बोल देगा, अपने ऑडियंस को बोल देगा कि भाई मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाया है, जाके फॉलो करो, रातों रात उसके 10,000 फॉलोअर हो जाएंगे। अगर उसके 1 लाख व्यूज अगर आते हैं तो ट्रू इजिली 10,000 फॉलोअर हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी बोल देगा तो इजिली वहाँ पे हो जाएंगे, स्नैपचैट बोल देगा वहाँ हो जाएंगे, ट्विटर भी ग्रो हो जाएगा। तो पहला आपका रखो फोकस कि अगर मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तो यूट्यूब को सीरियसली आप करो, फिर यूट्यूब वाले ही कंटेंट को रिपर्पस करो बाकी के प्लेटफॉर्म पे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिंक्डइन पे कैसे रिपर्पस करेंगे, मान के चलो आपने किसी टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाया यूट्यूब पे, अब उसी को आप टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखो और कोई पिक्चर लो, और लिंक्डइन के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता है, तो आप उसको पोस्ट करो, हैशटैग वगैरह अगर वहाँ पे जो नेसेसरी है वो रिलेवेंट हो आप डालो आप, और जितना रीच ऑर्गेनिक आपको लिंक्डइन पे मिलता है, अभी आई थिंक सोशल मीडिया पे और कोई प्लेटफॉर्म उतना नहीं दे रहा है फ्री में जितना ऑर्गेनिक रीच दे रहा है। एक यूट्यूब देता है आपको अच्छा रीच, और लिंक्डइन देता है, और लिंक्डइन पे तो मैं बोलता हूँ नए क्रिएटर को भी पुश मिलता है ना, कंटेंट अच्छा होता है तो। एंड उस पे अगर जैसे मान लो किसी ने लाइक कर दिया, जैसे मेरे फॉलोअर्स ज्यादा है, मैंने लाइक कर दिया, तो फिर मेरे फॉलोअर्स को थोड़ा बहुत दिखता है, वो करेक्ट, वो रिपल इफेक्ट होता है, तो और उनकी मेरी ऑडियंस के भी लोगों को फिर आपके बारे में पता चलेगा और टाइमलाइन पे आता है। ट्रू। अगेन इंस्टाग्राम पे आप क्या करो, जो भी आपने कंटेंट बनाया उसको रील के फॉर्मेट में करो, या फिर उसको समराइज करके एक रील बना दो और फिर बता दो फुल कंटेंट देखने के लिए हमारे यूट्यूब पे जाओ। ट्विटर पे उसी के बारे में थोड़ा ट्वीट कर दो। फेसबुक पे आप सेम वीडियो पोस्ट कर सकते हो, फेसबुक भी मोनेटाइज कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि आप उसको रिपर्पस हर एक इन शॉर्ट रिपर्पस करना आना चाहिए अपने कंटेंट को। यस, तो अब रिपर्पस कैसे करेंगे, जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म का कोर है उसके अकॉर्डिंग हमें कंटेंट पोस्ट करना है। ट्विटर का कोर क्या है कि आप एक सेकंड मुझे एक एग्जांपल बताओ। लेट्स से एक वीडियो है,
5 ways to earn money via freelancing. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये है, इस पे आपने यूट्यूब वीडियो बनाई, इसको कैसे करोगे आप ठीक है। तो रिपर्पस? आपने यूट्यूब वीडियो बनाया, हाँ, इसका ट्वीट बनाते हैं। ठीक है, आपने एक ट्वीट बनाया, 4 जितने भी कैरेक्टर्स का ट्वीट वहाँ पे पोस्ट होता है, हाँ, आई हाँ, थिंक 300, 180 या 282, 200, हाँ 280 कुछ कुछ ऐसा ही होते है, हैं, है ना? हाँ। तो उतने कैरेक्टर्स में आप उसको समराइज वे में लिखो कि 5 ways to Earn money via freelancing. यूजिंग फ्रीलांसिंग, जो भी फ्रीलांसर्स कैसे पैसे बना सकते हैं, वो चीजें आपने वहाँ पे लिख दी। ठीक है, 3 लिख दिया आपने, बोलो कि 2 और सीक्रेटली मैंने बताया इस वीडियो में, वहाँ पे उसका लिंक आपने छोड़ दिया। ओके, तो एक तरीके से आप वहाँ पे ट्वीट में तो 3 आपने बता ही दिए, हाँ, फिर 2 देखने के लिए लोग जिनको और सीरियसली जो आपको देख रहे हैं वो देखने के लिए आपके उस पे जाएंगे, तो एक तरीके से आपका कंटेंट भी प्रमोट हो गया। सेम आपको लिंक्डइन पे थोड़ा डिटेल में आपको बताना है, क्योंकि वहाँ पे डिटेल चीजों से एक एक पॉइंट को थोड़ा डिटेल करना हाँ, पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे जब इंगेजमेंट होता है, मतलब इंगेज आदमी जब होता है, जो भी व्यूअर है इंगेज जब होता है, तो उस पोस्ट की रीच और बढ़ती है। राइट, तो जब वो पढ़ेगा, थोड़ा देर रुकेगा आपके पोस्ट पे, तो उसकी रीच बढ़ेगी, और आप उस पर डायरेक्टली वीडियो भी शेयर कर सकते हो, वहाँ भी रीच जाता है। अगर अच्छे से आपने डिस्क्रिप्शन लिख के अपने वीडियो को शेयर किया है तो वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, प्लस हम 5 पॉइंट्स को भी शेयर कर सकते हैं लिंक्डइन पे। रील पे हम उन्हीं 5 चीज़ों को, सिर्फ नाम हमने बता दिया कि ये तरीके हैं, बट अगर इसको डिटेल में देखना है तो हमारे यूट्यूब पे हमने डिटेल से वीडियो डाला है। ओके, ये आप बोल सकते हो अपने रील में। सेम, और जो फेसबुक पे क्या करना है, फेसबुक पे पूरा वीडियो एज इट इज आप अपलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन अच्छा, एज इट इज, एज इट इज, ओके, क्योंकि वो भी मोनेटाइज कर रहा है। और लेंथ मैटर नहीं करती है? नहीं, ओके, लेंथ मैटर नहीं करता, वहाँ पे भी मोनेटाइजेशन शुरू हो चुका है काफी टाइम से। फेसबुक पे पैसे मिलते हैं? हाँ जी, इतने नहीं मिलते यूट्यूब जितने, हाँ, बट मिलते हैं। अब जो सबसे ज्यादा कंटेंट चलते हैं फेसबुक पे, आप देखोगे ना, ऐसे कॉमेडी वाले या फिर सस्पेंस वाले, एक्सीडेंट वाले, ये सब वीडियो ज्यादा चलते हैं। बट जैसे मैंने पोस्ट करना शुरू किया करा रेगुलर, तो मेरे वीडियोस पे मतलब लाखों में व्यूज आते हैं फेसबुक पे। तो इतना पैसा नहीं देता जितना यूट्यूब देता है, बट वो भी देता है, तो एक पर तरीके से एटलीस्ट आपका देता तो प्रेजेंस है। तो है। हाँ, ओवरऑल हर एक सोशल मीडिया Social प्लेटफॉर्म media पे प्रेजेंस तो है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस प्लेटफॉर्म का जो बेस्ड है उसी के अकॉर्डिंग हमें देना है। बेस्ड का मतलब कि इंस्टाग्राम पे बेस्ड अभी क्या चल रहा है, रील्स चल रहे हैं, करेक्ट, तो रील्स के फॉर्मेट में कंटेंट जाएगा। राइट, लिंक्डइन पे जिस फॉर्मेट में कंटेंट चलता है उस फॉर्मेट में देना। अब ऐसा नहीं कि वही सेम वीडियो उठा के हमने लिंक्डइन पे भी डाल दिया, इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया, ट्विटर पे भी डाल दिया, क्योंकि हर जगह लेंथ का भी इशू है और उनका एल्गोरिथम थोड़ा अलग ट्रीट करता है। अलग अलग, जिस मतलब मैं कह रहा हूँ सेम फॉर्मेट में हर जगह पे डालोगे तो सबका एल्गोरिथम अलग अलग, हाँ, ऑब्वियसली। तो जिसका एल्गोरिथम जो चीज सपोर्ट कर रहा है वैसे फॉर्मेट में डालो। मेरे कहने का मतलब है सिंपल, प्लेटफॉर्म को पहले समझो, उधर की ऑडियंस को समझो, उस हिसाब से रिपर्पस करके डालो। पर अल्टीमेटली आपका जो एक मेन सोर्स है और प्लेटफॉर्म है, उसी पे आप रिडायरेक्ट कर रहे हो पूरी ऑडियंस को। क्योंकि जो मेन हमारा यूट्यूब में, इसलिए मेन बोल रहा हूँ ना कि यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म बहुत ही बड़ा है, राइट, सबसे ज्यादा ऑडियंस यहाँ पे है। हाँ, पहली बात तो एक्टिव ऑडियंस और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी तो इधर ही बनता है, मतलब मोस्टली। इवन लिंक्स भी सपोर्ट करता है। हाँ, कभी ये नहीं बोलेगा कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मत डालो, हम आपको बैन कर देंगे या फिर रीच नहीं देंगे। इंस्टाग्राम में आप लिंक्स नहीं लगा सकते, करेक्ट, क्लिकेबल तो होता ही नहीं है, बस बायो में। हाँ, बायो में बस होता है। अगर आपने लिंक्डइन पे भी लिंक डाल दिया तो थोड़ी रीच दबा देगा, अगर आपने ट्विटर पे भी कर दिया तो रीच कम हो जाती है। फेसबुक तो ऐसे ही नहीं सपोर्ट करता है लिंक्स, तो इसलिए मैं इसको प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ। गॉट इट। कि अगर आप अफिलिएट भी करते हो आगे चल के, मान लीजिए आप कोई भी चीज अगर आप लिंक शेयर करते हो अपने डिस्क्रिप्शन में, आपके कंटेंट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है उसको रेकमेंड कर रहे हो, तो लोग क्लिक कैसे करेंगे? राइट, अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे डालोगे तो उतनी सेल नहीं आएगी जितनी सेल आप यूट्यूब से लेके आओगे। करेक्ट। और यूट्यूब जैसे कि सर्च इंजन भी है, मैंने बताया। हाँ, राइट, सब सर्च करते हैं और उधर फिर कंटेंट दिखाते हैं उनको। कंटेंट दिखाते हैं। और यहाँ पे एक और चीज है, बाकी के प्लेटफॉर्म पे लोग फीड में चीजें आ रही हैं तो देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों के पास चॉइस है। 10 कंटेंट है, उसमें से 10 क्या मतलब जितने भी फीड में दिख रहा है, हाँ, उसमें से हमें इसको ही देखना है, उस पर क्लिक करता है आदमी। करेक्ट, करेक्ट। इंस्टाग्राम पे क्या है कि वो स्क्रॉल कर रहा है, लिंक्डइन पे भी स्क्रॉल कर रहा है, हाँ, बीच में कंटेंट आ गया तो रुक गया थोड़ा सा, राइट। बट यहाँ पे क्या है, उसके पास चॉइस है, और उस चॉइस में जब आपके कंटेंट पे जा रहा है तो समझिए उसका इंटेंट था आपको देखने का, तभी वो देख रहा है और आपके साथ इंगेज हो रहा है। तो आदमी सबसे ज्यादा इंगेज हो रहा है यूट्यूब पे, और जब कोई सर्च करके आ रहा है तो ऐसे ही उसका इंटेंट क्लियर है कि भाई कि वो आया है सर्च देखने के लिए आया है ना। क्लैरिटी है मतलब ऑडियंस में। करेक्ट, मैं इसको पहले प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ। गॉट इट, समझ गई। हमने ऑब्वियसली यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन पे बहुत बात कर ली और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मोनेटाइजेशन के एस्पेक्ट हो, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, पैकेज करना है, सब हमने बात कर ली। कब दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाना है वो भी आपने बता दिया, रिपर्पस करना है थोड़ा बहुत सतीश, क्योंकि हमें पता है, मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी बताया था, पुश रॉकेट, सतीश की वीडियोस दोनों आपकी जो 2 IP हैं,
पुश रॉकेट के बारे में हमने बात नहीं की अभी तक, थोड़ा बहुत मुझे उसके बारे में भी बताइए, बिकॉज जितना मुझे आइडिया है ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपका वो एक टेक टूल है, बट क्या है, आपने कैसे उसके बारे में सोचा, थोड़ा बहुत इफ यू कैन टेल अस अबाउट पुश रॉकेट। तो श्योर मैं बताता हूँ। जैसे YouTube पे होता है कि कोई भी चैनल हम सब्सक्राइब कर सकते हैं एज अ व्यूअर, हम कोई भी चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेते हैं ताकि हमको फ्यूचर के जो भी वो कंटेंट डाल रहा है अपडेट्स आएगा हमें, है ना, नोटिफिकेशन आएगा। तो सेम ऐसे ही ब्लॉगिंग में भी होता है, वेबसाइट्स का भी हम नोटिफिकेशंस ले सकते हैं। ओके। तो एज अ ब्लॉगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने व्यूवर्स को, जो भी हमारे रीडर्स हैं, उनको हम कैप्चर करके कलेक्ट करके रखें। तो कलेक्ट कैसे करेंगे, तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है बाय डिफॉल्ट ऐसा कोई टूल कि भाई हम उनको सब्सक्राइब करवा लें। तो उसके लिए अलग से सब्सक्राइब करवाने के लिए नोटिफिकेशन टूल आते हैं मार्केट में। तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे नोटिफिकेशन टूल्स हैं, बट हमने इसको सबसे कम प्राइस पे लॉन्च किया। ओके। और इसका आइडिया मुझे ऐसे आया कि एक ब्रांड ने मुझे स्पॉन्सर किया था मेरे एक वीडियो के लिए, तो मेरे को वहाँ से आइडिया आया। फिर मैंने, मेरा जो क्लासमेट है, जब हम कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो मेरे को तो कोडिंग नहीं आती थी, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों में आ गया। और जॉब भी नहीं मिलती मेरे को क्योंकि कोडिंग नहीं आती थी। तो जब मैं इसमें आया, बट उसको कोडिंग आती थी, जो मेरा क्लासमेट है उसको कोडिंग आती थी। तो मैंने उसको पूछा कि भाई ये टूल बन जाएगा क्या, तो उसने बोला हाँ बन जाएगा। मैं बोला कितना कॉस्ट आएगा, बोला कॉस्ट नहीं आएगा, जो लगेगा मेरा ही मेहनत लगेगा। अच्छा। तो मैं बोला ठीक है बनाते हैं हम। फिर हमने बनाना शुरू किया, 2 महीने के अंदर ही हमने वो टूल एज इट इज सारे फीचर्स के साथ में हमने बना दिया। अच्छा। तो उन्होंने कोड करके टूल बना दिया पूरा आपके, पूरा टूल बना दिया। हाँ, तो फिर मैंने लॉन्च एकदम से नहीं करा, फिर हमने टेस्टिंग करनी शुरू करी कि कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अगर शुरुआत में तो चलो 4-5 यूजर्स रहते हैं तो चीजें सब काम करती हैं। जब एकदम से ज्यादा यूजर्स आ जाते हैं, ट्रैफिक आ जाएगा तो कुछ भी फट शुरू कर देता है। राइट। तो उस चीज का भी हमने वेट किया। और अभी के डेट में हमारे उस टूल को बहुत ऐसे लोग यूज कर रहे हैं जो इंडिया में, क्या मतलब एशिया में टॉप क्रिएटर हैं, वो भी यूज करते हैं। मैं इतना हिंट दे देता हूँ, वो ऑटोमोबाइल कैटेगरी में एशिया के टॉप क्रिएटर हैं। ओके। और एक और हमारा टूल है जो उनको भी नहीं पता है कि वो टूल यूज करते हैं। अच्छा। कैरी मिनाती हमारा एक टूल यूज करता है। ओह ओके। तो वो भी मेरे को किसी ने, मेरे सब्सक्राइबर ने ही स्क्रीनशॉट लेके भेजा था कि ये देखो भाई कैरी मिनाती ने आपके टूल का यूज किया हुआ है। वाओ। तो मैंने देखा, मेरे को अच्छा लगा। ऑब्वियसली बड़ी बात है। हाँ, तो ये पुश रॉकेट में हमने वही कॉन्सेप्ट रखा कि पुश नोटिफिकेशन भेजने के लिए, सब्सक्राइब करवाने के लिए। तो इससे क्या होता है, 2 फायदे होते हैं। अगर एज अ ब्लॉगर आप अगर पुश नोटिफिकेशन यूज कर रहे हो, तो जो भी आपके पे विजिटर्स आ रहे हैं वो कन्वर्ट होते हैं आपके सब्सक्राइबर के तौर पे। तो जब भी आप आगे कोई पोस्ट का नोटिफिकेशन भेजते हो, तो वो लोग देखते हैं, अगर इंटरेस्टिंग पोस्ट होता है तो क्लिक करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। वैसे जैसे हमारी वीडियोस मान लीजिए इंटरेस्टिंग हुई, नोटिफिकेशन गया सब्सक्राइबर को, उसको मन होगा तो देखेगा, नहीं होगा तो नहीं देखेगा। बट उसके पास गया तो हमने पुश तो भेजा ना। राइट। पहले तो ऑप्शन ही नहीं था पुश भेजने का। तो ये ऑप्शन आने से ब्लॉगर्स को एक फायदा हुआ है। प्लस जब अगर क्लिक्स आते हैं तो गूगल को ये लगता है कि इस पोस्ट में कुछ तो बात है, कि इतने लोग इंगेज हो रहे हैं, जैसे देख रहे पोस्ट हैं। गया। हाँ, राइट। तो जब उस पे एंगेजमेंट होता है तो उसको भेजता है गूगल डिस्कवर में। गूगल डिस्कवर जैसे कोई भी गूगल ऐप जैसे आप ओपन करोगे आपके फ़ोन में, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ। तो ये जो भी आर्टिकल, अच्छा, ये जो डिस्कवरी पेज गूगल का आता है, राइट, करेक्ट, गूगल ये अपडेट होता रहता है रियल टाइम में। हाँ, तो ये अब इसमें जाने के चांसेस होते हैं आर्टिकल्स। और जब यहाँ जाता है तो भर भर के ट्रैफिक आता है। करेक्ट। तो एक तो गूगल सर्च से ट्रैफिक आ रहा होता है, गूगल डिस्कवर से आ रहा होता है। तो गूगल डिस्कवर में भेजने के लिए पुश नोटिफिकेशन का यूज करने से फायदा मिलता है। तो ये फायदा है। तो इस वजह से हमने इसको बनाया कि मेरी ऑडियंस भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड है। तो मैं उनके लिए कुछ लॉन्च करता हूँ, तो कॉमन प्रोडक्ट हमने सोचा और उसको लॉन्च किया। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर किसी को मतलब पुश रॉकेट यूज करना है तो आपका कैसा सब्सक्रिप्शन मॉडल है, क्या ऑप्शंस है? सब्सक्रिप्शन मॉडल ऐसा है कि जो हमने बहुत पहले जो जितने भी मार्केट में टूल है सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। और जिनका जो सबसे चीपेस्ट जो टूल है वो मार्केट में है 65,000 का। ठीक है। हमने लॉन्च किया है 500 पर मंथ पे। 500 पर मंथ। और जो लाइफ टाइम का जो प्लान है वो 30,000 का है। तो जो 65,000 का टूल है हमने 30,000 में किया। तो वैसे करके है। और पहले हम डेमो दिखाते हैं, अगर पसंद आता है तो हम पैसे मांगते हैं। अच्छा। कभी ऐसा नहीं कि पहले पैसा दो फिर चीजें, पहले आप देखो सेटिस्फेक्शन आ रहा है तो पैसा देना। वाओ, वेरी नाइस। तो मतलब अब तो ये प्रॉपर फुल फ्लेजेड आपका एक प्रोडक्ट है, लॉन्च हो चुका है पूरा है। और मतलब बिजनेसेस भी यूज करते होंगे या कंपनीज या सिर्फ इंडिविजुअल्स?
कंपनी जो बड़े लेवल पे कर रहे हैं उनके लिए तो काम का है ही है। जो जस्ट स्टार्ट भी कर रहे हैं ब्लॉगर्स, उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। मतलब जिनको ट्रैफिक मान के चलो डेली का 3-4 हजार का आ रहा है ना ट्रैफिक, उनको यूज करना चाहिए। बट अभी जो हमारे पास जो लोग हैं वो ब्लॉगर्स ही हैं, बट वो बड़े स्केल पे कर रहे हैं। राइट, उनका ट्रैफिक ज्यादा ही होगा। ट्रैफिक ज्यादा है। इवन मैं एक केस स्टडी बताना चाहूंगा, उनका जो ट्रैफिक था 2.5 लाख पर मंथ का, और उस टूल को यूज करने के बाद सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरा सिर्फ टूल की वजह से, और भी फैक्टर्स थे, बट उनका टूल यूज करने के साथ साथ में उनके बढ़ गए। अभी 60 लाख पर मंथ का ट्रैफिक है, 2.5 लाख से 60 लाख। हाँ, 6 मिलियन का उनको रीच मिल रहा है, और उनके नोटिफिकेशंस पे मिलियंस में लोगों ने सब्सक्राइब किया है। वाओ वाओ, जो हमारा टूल यूज कर रहे हैं। अमेजिंग, ग्रेट। ओके, उसके साथ सतीश, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली हमने हर चीज़ की बात की, कंटेंट क्रिएशन की इतनी इन डेप्थ बात की, बट कोई भी करियर पाथ जब आप चूज करते हो, आप डिसाइड करते हो मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, ये करेंगे, यूट्यूबर बनेंगे, ब्लॉगर बनेंगे, पैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसकी वायबिलिटी देखनी पड़ती है, आपको श्योर होना पड़ता है कि ये लॉन्ग टर्म में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, सस्टेनेबल है या नहीं। आज भी बहुत लोग बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जो एक लहर थी, वेव थी कंटेंट क्रिएशन की, वो आई, क्रिएटर इकोनॉमी बूम हुई, अभी होगी अगले 1-2 साल। बट बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं कि अब वापस 1-2 या 3 साल बाद वापस डाउनफॉल आएगा, या जैसे आपने बताया सिर्फ 2 लाख कंटेंट क्रिएटर हैं इतने करोड़ों में से जो पैसे बना पा रहे हैं। तो अगर किसी को ये करियर फुल टाइम करना है, जैसे आप फुल टाइम कर रहे हो, मैं अब फुल टाइम कर रही हूँ 2 साल से, आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि आप पैसे कमाओ? बिकॉज मुझे लगता है ना, शायद मैं गलत बोल रही हूँ, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कंटेंट बनाना एक अलग चीज़ है, उस कंटेंट को मोनेटाइज कर पाना एक बहुत अलग चीज़ है, और वो चीज़ हर इंसान को नहीं आती। आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो सकते हो, बट उसका ये मतलब नहीं है आप उस कंटेंट पे पैसे कमा सकते हो। एंड मोस्टली बहुत मुश्किल होती है लोगों को अंडरस्टैंड करने में भी कि अलग अलग ऑप्शंस क्या हैं जिससे मैं पैसे कमाऊँ। एंड फिर मम्मी पापा या रिलेटिव्स को भी देखो, जब तक आप पैसे नहीं कमाओगे कोई आपको ट्रस्ट नहीं करता है। मुझे इतना पता है, जैसे ही आप पैसे कमाने लगते हो फिर सब चुप हो जाते हैं, सबको समझ में आ जाता है जो कर रहे हैं या जो कर रही है ठीक है, खुद एज लॉन्ग है सब आप संभाल पा रहे हो और घर चला पा रहे हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। पर उधर ही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेरे पास भी जो स्टूडेंट्स आते हैं करियर कोचिंग के लिए, वो बोलते हैं मुझे जॉब के साथ साथ साइड में करना है कंटेंट क्रिएशन, पर वही है मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि पैसे तो बन नहीं पा रहे हैं, तो वो श्योरिटी नहीं आती उनको कि इसको एज अ करियर ले सकते हैं। ठीक है, एज अ करियर हम बात करते हैं इसको कि ले सकते हैं कि नहीं, और सस्टेन कैसे करेंगे। सब ये जो सवाल है मेरे मन में आया था 2018 में, कि चलो आज तो मैं 50,000 1 लाख कमा पा रहा हूँ, ये मैं लॉन्ग टर्म तक कैसे करूंगा। राइट। तो फिर मेरे को ये चीज रियलाइज जब हुआ, तो फिर मैंने सोचा मल्टीपल इनकम सोर्स बनाते हैं, मल्टीपल तरीकों से हम कैसे मोनेटाइज करेंगे। तो जो सबसे, अगर पहला मैं अपना इनकम सोर्स बताऊं तो मैंने ब्लॉगिंग से शुरू करा। ब्लॉगिंग से मेरे को पैसे आते थे, फिर यूट्यूब से मेरे को पैसे आने लगे, फिर यूट्यूब पे ही लाइक गूगल एडसेंस से आने लगे, और फिर उसके बाद यूट्यूब पे ही जब आप थोड़े फेमस हो जाते हो, सारा खेल है फेमस होने का, सारा खेल है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज कर पाओ। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे आप पैसे तब तक कमाते रहोगे। और कैसे मोनेटाइज करना उस पर मैं आता हूँ, उस पर भी मैं आऊँगा, पहले इस पर बता देता हूँ। फिर मेरे को ब्रांड डील्स आने लगे। जब ब्रांड डील्स आने लगे तो उसके बाद फिर मैंने सोचा और क्या कर सकते हैं। ये ब्रांड डील्स, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को 1 लाख रुपए दिया कि भाई तुम ये ब्रांड को, ये प्रोडक्ट को अपने उसमें शोकेस करो। अब उसने मेरे को अगर 1 लाख दिया तो मेरे से कुछ तो कमाया होगा, तभी तो 1 लाख दे रहा है। Correct. नहीं तो लॉस करेगा। और मैंने ऐसे बहुत सारे ब्रांड के साथ में रिपीट में काम किया है कि लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने एक वीडियो के लिए किया। हाँ। अगर वो मेरे पास दोबारा आ रहे हैं, मतलब उनको कुछ तो प्रॉफिट हुआ रहेगा, डेफिनेटली, है ना। तो मैं सोचा कि ये कैसे पैसे बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट मैंने प्रमोट करा वो प्रोडक्ट लोगों ने खरीदा, उनको प्रॉफिट हुआ। तो फिर मेरे को अफिलिएट के बारे में आइडिया लगा कि हम अफिलिएट भी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ ब्रांड के साथ में अपफ्रंट तो मैंने लिया ही, साथ अफिलिएट किया। मतलब जब तक वो प्रोडक्ट सेल होता रहेगा मेरे चैनल के थ्रू, मेरे वीडियोस तब तक आप उस पे पैसे कमाते रहोगे, मैं पैसे कमाता रहूंगा। ब्रांड डील्स तो वन टाइम होता है, राइट, बट अफिलिएट क्या है, लाइफ लॉन्ग चलेगा, रिकरिंग मनी है, रिकरिंग है। हाँ। तो हमने क्या किया, अफिलिएट मार्केटिंग भी करना शुरू कर दिया। तो अब देख रहे हो एक साथ मेरे अब 4 इनकम सोर्सेज बन गए, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, अफिलिएट और ब्रांड डील्स 4 हो गए। हाँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि और क्या हम कर सकते हैं, और क्या इनकम सोर्स बना सकते हैं। हाँ। तो मल्टीपल यूट्यूब चैनल बनाना शुरू कर दिया। राइट, एक ही चैनल पे क्यों? उस समय चैनल्स डिलीट हो रहे थे। अच्छा, चैनल डिलीट नहीं, एडसेंस उड़ रहा था लोगों का। ओके,
ठीक है। Okay. तो मैंने बोला कि अगर बाई चांस मेरे इस चैनल का एडसेंस उड़ गया तो मैं क्या करूंगा, तो फिर मैंने और मल्टीपल चैनल्स बनाने शुरू कर दिए। तो उन चैनल से भी पैसे बनाने लगा, तो और मेरे इनकम सोर्स बन गए, है ना। मैंने और मल्टीपल ब्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए, तो वहां से थोड़ी बहुत इनकम आने लगी। तो ऐसे करके मैंने और इंस्टाग्राम भी बिल्ड करना शुरू कर दिया। आई थिंक 2019 या 20 में मैंने इंस्टाग्राम भी एक्टिवली मैं करना शुरू कर दिया। Okay. फिर रील्स आया, तो मैं पहले रील्स पे एकदम से मैं नहीं गया, मैंने पहले समझा कि हो क्या रहा है। मेरे को पसंद नहीं था बिल्कुल भी टिकटॉक या रील बनाना, बट मैंने देखा मुझे आज भी नहीं है। हाँ, बहुत सारे एडटेक वाले बंदे जो एजुकेशन वाले बंदे राइट। कर रहे थे, हाँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं भी चीज़ें सिखाता हूँ। मैं भी जो चीज़ें मैं यूट्यूब पे करता हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे डालता हूँ। बुक्स वगैरह पढ़ता था, उससे रिलेटेड कंटेंट बना के मैंने लगातार 3 महीने पोस्ट करा, और मेरा जो इंस्टाग्राम था आई थिंक 10,000 से 1 लाख पे पहुंच गया 3 महीने में। वाह। तो मेरे को ये समझ में आ गया था कि आप अगर कंटेंट पोस्ट करोगे तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो ग्रोथ आपको देगा। मतलब मीनिंगफुल कंटेंट होना चाहिए, ऑडियंस के लिए कंटेंट होना चाहिए, बेसिकली वो चीज़ आपको समझ आना चाहिए। तो मैंने एक और इनकम सोर्स बनाया इंस्टाग्राम पे आपको वहां से पैसे आते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रांड से, हाँ। और अफिलिएट कर सकते हो, लिंक डाल के। तो ऐसे करके मैंने 5-7 मल्टीपल इनकम सोर्सेज बना लिए। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि जो पैसे आप कमा रहे हो उन पैसों को आप इन्वेस्ट करके भी। फिर आपने पुश रॉकेट भी तो बनाया? पुश रॉकेट अभी बनाया लास्ट ईयर। अच्छा, वो लास्ट ईयर बनाया। हाँ। तो मैं बता रहा हूँ, तो फिर इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया। ओके। ये जो पैसे कमाए उनको आपने डालना शुरू कर दिया, इन्वेस्ट करना शुरू। तो एक सोर्स वो भी मैं मानने लगा, बट उसको मैं पैसिव सोर्स गिनूंगा। पैसिव गिनूंगा, और पैसिव गिनने के साथ साथ मैं उसको उसमें उस कैटेगरी में नहीं लाऊंगा रेगुलर इनकम सोर्स में, क्योंकि कैश फ्लो नहीं है ना वहाँ पे। राइट। वो तो बिल्ड हो रहा है। करेक्ट। वो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। बट वो भी एक अच्छा वे है कि आप अपने आप को वेल्थ बनाना है, तो उस चीज के लिए इन्वेस्टिंग के बारे में भी सोचना है। राइट। तो मैंने मल्टीपल इनकम सोर्सेज के बारे में सोचना शुरू करा। तो ऐसे ही एज अ क्रिएटर आपको ये सोचना है लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए कि आप अपने आप को कितने सोर्सेज से मोनेटाइज कर सकते हो। मेरे कैटेगरी में बहुत सारे लोग हैं जो कोर्सेज सेल करते हैं, मैं कोर्सेज नहीं बनाता हूँ। वो भी मेरा एक इनकम सोर्स हो सकता था अगर मैं कोर्सेज बनाता तो, बट मैं चीजें फ्री में ही मैं डिलीवर करता हूँ, क्योंकि मैंने फ्री में सीखा था। ठीक है, मैंने फ्री में ही इंटरनेट से ही सीखा था, तो मैंने सोचा फ्री में देते हैं। और मेरे को एक चीज वैसा चाहिए कि लोगों के दिल में जगह बने। कब बनेगी? जब मेरे चीजों को कंज्यूम करके लोग अपने लाइफ में अच्छा करेंगे, तभी मेरे को अच्छा वो लोग भी अच्छा मानेंगे। इस सोच के साथ मैंने किया था, और ऑलमोस्ट लोग ऐसे मिलते भी हैं जो बताते हैं कि भाई आपके वीडियोस को देख के हमने शुरू करा और आज इतना कर रहे हैं। राइट। तो अगर क्रिएटर बनना है, सस्टेन करना है, तो हमें मल्टीपल इनकम सोर्सेज पे फोकस करना पड़ेगा। करेक्ट। अब देखो, शुरुआत से तो हमें पैसे नहीं आएंगे, शुरू में हमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। जैसे बोला कि मम्मी पापा नहीं अगर मान रहे हैं, तो शुरुआत में कैसे भी करके आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के लगे रहना है, और जो मम्मी पापा कह रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत मानते रहना है। साइड हसल आप करते रहो, ऐसे इसको एज अ साइड हसल करो। मैंने भी 2 साल साइड हसल ही की थी जॉब के साथ साथ। और जब पहला पैसा आए तो थोड़ा घर वालों को बताओ कि ये पैसे आ रहे हैं, फिर वो लोग भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अब रही बात कि किस, जैसे आपने एक क्वेश्चन बोला कि भाई कंटेंट बनाना अलग बात है, कंटेंट को मोनेटाइज करना अलग बात है। राइट। अब मैं इसका एक सिंपल सा एक तरीका बताऊंगा कि कैसे आप पता लगाओगे कि किस तरह के कंटेंट मोनेटाइज होते हैं। आप देखो कि कोई भी क्रिएटर को वो किस किस तरह से पैसे कमा रहा है। हर किसी का इंटरेस्ट होता है इस तरह के वीडियोस देखने में। लाइक किसी का इंटरेस्ट होगा भाई डांस वाले वीडियोस देख रहा होगा, कोई एक्सपेरिमेंटल वीडियोस देख रहा होगा, कोई पॉडकास्ट देख रहा है। तो आपका जिस तरह का इंटरेस्ट है, उसी इंटरेस्ट वाले निश में आप देखो कि वो क्रिएटर, जो भी टॉप क्रिएटर है, क्या क्या वे से पैसे बना रहा है। उसका जरूर कोई ना कोई इंटरव्यू होगा, जरूर कोई ना कोई उसके बारे में आर्टिकल होगा, जरूर उसने कभी ये चीजें अपने चैनल पे भी बता रखी होगी कि मैं ऐसे ऐसे पैसे बना रहा हूँ। हर एक क्रिएटर एक अपनी जर्नी पे वीडियो बनाता ही है। राइट। तो वहां से देखो ये कैसे कैसे पैसे बना रहा है। अगर वो पैसे बना रहा है तो आप भी बना लोगे। करेक्ट। आप उसमें मत कूद जाओ बिना ये जाने कि भाई ये वाले कंटेंट में व्यूज आएगा, बट मोनेटाइज कैसे करना है ये पता ही नहीं है। तो ऐसे मत घुस जाओ कि इसमें। अब बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ वो करने लगते हैं, लिप सिंक करते हैं गानों पे। अब उसको मोनेटाइज करना कैसे करोगे? यूट्यूब उसको मोनेटाइज करेगा नहीं, इंस्टाग्राम करेगा नहीं, ब्रांड्स करेंगे, बट कब करेंगे? जब बहुत आप फेमस हो जाओगे। आप फेमस हो जाओगे तब होगा। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही चाहते थोड़ा बहुत पैसा है, तो मीनिंगफुल कंटेंट ऐसा बनाओ जो ऑलरेडी मोनेटाइज हो रहा है या इजीली मोनेटाइज हो सकता है। करेक्ट। करेक्ट। कंटेंट चूज करते समय हमें यही ध्यान रखना है, और उसमें पोटेंशियल कितना है ये भी आप पता लगा सकते हो कि भाई इस निश में कितना पोटेंशियल है, कितना ग्रोथ है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। जैसे अभी क्रिएटर इकोनॉमी आपने वर्ड बोला,
हम गूगल पे एक सर्च मार के देख सकते हैं कि क्रिएटर इकोनॉमी कितनी बड़ी है, कितने हजार करोड़ की ये इंडस्ट्री है, कुछ बिलियन पता लगा सकते हैं, है ना। डॉलर। तो वैसे ही आपको देखना है कि ये निश, जैसे हेल्थ निश में आप कंटेंट बना रहे हो, हेल्थ निश में कितने ब्रांड्स हैं, कितने बिजनेसेस हैं, कितने बड़ी कंपनीज हैं, कितने स्टार्टअप्स उसमें आ रहे हैं जो स्पॉन्सर करेंगी, जो आपके पास लेके आएंगी कि भाई हमारा प्रोडक्ट बेचो। वैसे ही जिस भी फील्ड में आप हो उस फील्ड से रिलेटेड आप प्रोडक्ट्स देखो, स्टार्टअप्स देखो क्या क्या आ रहे हैं, कितनी बड़ी कंपनी है। जब जब आप ये सब चीजें सर्च करोगे आपको खुद पता चलेगा इस फील्ड में पैसा है। करेक्ट, ग्रेट। नहीं, आई थिंक थैंक यू, आपने सतीश बहुत अच्छे से शेयर किया कि ऑब्वियसली आप किसी एक चैनल, किसी एक रिसोर्स पे अगर लिमिटेड रहोगे तो सस्टेन करना इजी है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर चीज का एक्सपायरी है। हाँ, एक शेल्फ लाइफ है, एक टाइम के बाद आप, क्योंकि आपने एक चीज, सॉरी आपने एक चीज बोला कि मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट शुरू करा, क्यों किया? एक और अब वो एक नया बेबी रेडी हो रहा है, रेडी, हाँ, वो क्योंकि मेरे को पता ओवर अ है। पीरियड ऑफ टाइम मुझे पता है उससे फल आने वाले हैं। और इनफैक्ट तीसरे वीडियो के बाद वो मोनेटाइज हो गया। अभी डेली के 500-600 रुपए बन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ठीक है 500-600 बन रहे भी कम है, लेकिन मुझे पता है कैसे स्केल करना है। करेक्ट, करेक्ट। तो अब वो एक नया मुझे चीज लगता मैंने है create जीरो करा। से कुछ तो अच्छा ही है। हाँ, तो समथिंग हमेशा एज अ क्रिएटर आपको ये भी सोचना है कि और नया क्या बिल्ड कर सकते हो। जैसे Correct. आपने ये भी बोला कि आप समय समय पे चीजें बनाते जा रहे हो। हाँ। लास्ट जो हमने पुश रॉकेट बनाया, अब देखो एक फोमो सा आ रखा है हर एक क्रिएटर में कि भाई मेरे को भी प्रोडक्ट खुद बनाना का कोई प्रोडक्ट या बिजनेस लॉन्च करना है, सब क्रिएटर प्रेन्योर बन रहे हैं ना, क्रिएटर हाँ। टर्निंग इनटू एंटरप्रेन्योर, ये बहुत जो चला भी है। बड़े बड़े क्रिएटर्स है सब कुछ ना कुछ लॉन्च कर रहे हैं। कई लोग फेल भी हो रहे हैं, कई लोग सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में मैंने सोचा मैं क्या बना सकता हूँ, तो मैंने एक बीच में बचाते रहो बनाया था जिसमें मर्चेंडाइज सेल कर रहे थे, ओके, जो मेरा बहुत ही बुरा आइडिया था। क्यों ठीक बुरा है, फेल हो है? गया। लाइक उसमें बहुत मेरे रिसोर्सेज यूज हो रहे थे हाँ, और मेरा कंटेंट वाला काम इफेक्ट हो रहा था, तो मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो जितना प्रॉफिट नहीं आता उससे ज्यादा मेरा ब्रांड वैल्यू कम होते जा रहा था। तो राइट, मैंने 2 महीने कुछ करा था, मैंने बंद फिर डिसकंटिन्यू कर डिसकंटिन्यू कर दिया। तो फिर अभी टूल्स वाले जो मैंने बताया, जो टूल्स हमने बनाए, तो अभी ये हमारा रिकरिंग मॉडल पे है। मतलब इसमें जब तक यूजर यूज करेगा तब तक हमें पैसे आते रहेंगे। वन टाइम इसीलिए हमने नहीं किया हाँ, कि वन टाइम वाले में क्या है कि जब लॉन्च कर रहे हो उस समय तो पैसा बना रहे हो, या जिस दिन सेल हो रहा है उस दिन तो पैसा बना ले रहे हो, उसके बाद पर फिर उसके बाद के लिए आपको स्ट्रगल करना है। मतलब उसकी मार्केटिंग लाइफ लॉन्ग आपको करती ही करती रहनी रहनी पड़ेगी। पड़ेगी। इसमें क्या है कि एक अगर बेस बन गया, मान के चलो मैंने बोला कि अगर 500 रुपए भी मैं ले रहा हूँ और 1000 यूजर हो गए, तो 500 गुणे 1000 मेरा एक रिकरिंग बन चुका है। तो मुझे बस उसको स्केल करने पे ध्यान देना है, ना कि हर बार सेल्स के लिए मार्केटिंग नहीं करनी है। राइट, सही एक बार बात है। स्केल हो गया तो फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचा क्या बना सकता हूँ, तो एक फोमोस आ गया था इसलिए हमने बनाया। तो हर क्रिएटर के अंदर जो भी थोड़ा तो 3-4 साल के बाद वो सोच रहा है भाई मैं क्या प्रोडक्ट लॉन्च करूँ, तो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए भी आपको अपनी ऑडियंस को देखना है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। राइट, वो प्रोडक्ट सोल्यूशन होना चाहिए आपकी ऑडियंस के किसी प्रॉब्लम का, करेक्ट, तब जाके आप उसमें सस्टेन कर पाओगे। राइट, मैंने जो मर्च लॉन्च किया वो कोई सोल्यूशन नहीं था। खास करके अगर मैं लाइफस्टाइल क्रिएटर नहीं हूँ, अगर लाइफस्टाइल क्रिएटर होता तो तो थोड़ा फिर बहुत चल भी जाता। सेंस बनता, हाँ, थोड़ा सा सही बात तो है। इसलिए मतलब हर चीज को ऑब्वियसली सोच समझ के, आपकी ऑडियंस की नीड्स को समझ के, उनकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके अगर आपको ये सर्विस ऑफरिंग भी क्रिएट कर लेते हो, इफ नॉट अ प्रोडक्ट, इनफैक्ट जैसे मेरी जो कोचिंग है या कोचिंग मेंटरिंग है, आपकी वर्कशॉप्स है, कंसल्टेशन हो हाँ, सकता है। करेक्ट, अब जैसे मैं चाहूँ तो पेड वर्कशॉप, हाँ, पेड कर सकते हो, कंसल्टेशन obviously। या फिर क्या बोलते हैं कोर्सेज में हाँ, लेके आ हाँ, सकता हाँ, हूँ। right। और मेरे पास कंटेंट क्रिएशन में अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे ब्लॉगिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसमें मैंने बहुत ही एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। Right। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक चीज पे काम करा है, मैंने अलग अलग निश पे भी काम किया है, अलग अलग चैनल्स भी बिल्ड करे हैं। जैसे मैंने बताया 8 चैनल, 8 किया है। प्ले बटन्स मेरे पास है, हाँ, तो वो सारे अलग अलग टॉपिक्स पे हैं। करेक्ट, ऐसा नहीं सबकी कि नीश अलग है सबकी निश अलग है, और सब में हमने ग्रो करा था। जब फिटनेस मैंने शुरू करा था मेरे भाई के साथ में, मैं बिहाइंड द कैमरा में ही था, तो वो चैनल उस साल इंडिया के टॉप 5 फिटनेस चैनल में एक था। ओ वाओ, ओके, उस समय रणबीर अलावादिया भी फिटनेस हाँ, करता था, गौरव तनेजा, एक और रोहित खत्री, हमारा फिटनेस फाइटर, और एक और कोई चैनल था फिट मसल टीवी। ओ 5 चैनल्स में हमारा नाम था। यूट्यूब ने खुद ट्वीट करके डाला था ट्विटर पे। ओके। तो वो एक मतलब ऐसा था कि हमने जिस भी तरफ चीजें करी उसमें फिर एक आया, obviously, मतलब एक कुछ तो कुछ हासिल हुआ, रिवॉर्ड मिला हमें, बट कंटेंट क्रिएशन वाले ही गेम में। बाकी चीजों में मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, बट कंटेंट क्रिएशन में नहीं, मुझे आपने पता है अपनी कि स्ट्रेंथ हाँ, पकड़ी और आप उसी में और मुझे लगता है एक्सपैंड कर एक रहे हैं। चीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करो कि Right। भाई ये चीज मैं कर सकता हूँ अच्छे से। तो एज अ क्रिएटर अगर मुझे इसको मोनेटाइज करना होता और तो कंसल्टेंट के तौर पे मैं कर सकता था, कोर्स के तौर पे कर सकता था। अलग ब्रांड्स को भी मुझे लगता है, या बिजनेसेस को या फाउंडर्स को या जिसको भी अगर अपनी एक सोशल प्रेजेंस बनानी है, आप
पर्सनली भी कंसल्ट कर ही सकते हो। बट अभी इस वाले में मैं नहीं हूँ। रीजन उसका जैसे मैंने बताया कि अभी मैं उसको नहीं करना चाहता, मोनेटाइज फ्री में ही रखना चाह रहा हूँ। राइट। और थोड़ा खुद के लिए भी मैं समय चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा इस चीज में ऑक्यूपाई रहूंगा तो मैं अपनी लाइफ नहीं एंजॉय कर पाऊंगा, इसलिए मैंने सही बात है, एक बैलेंस भी थोड़ा रखना जरूरी है। अभी हम थोड़ा बैलेंस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा हमने कंटेंट पे और इतनी चीज़ों पे बात की सतीश, पर थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए कि एक कंटेंट क्रिएटर की जो जर्नी होती है और लाइफ होती है, मैं ये कहूँगी कि इट्स नॉट, मतलब एक इट्स नॉट लाइक आप जॉब पे जा रहे हो, दफ्तर जा रहे हो, लैपटॉप खोल रहे हो, 9 to 5 आपने जॉब किया पा रहे हो, बहुत आप खुद के बॉस हो, आप चाहो तो आज आप पूरा दिन काम नहीं कर रहे हो, कल चाहो तो 11 बजे उठ रहे हो, परसों 6 बजे उठ रहे हो, मतलब कोई आपके ऊपर अथॉरिटी या कंट्रोल नहीं है, राइट। और साथ ही साथ आपने बोला मतलब लगे हुए हो तो फिर 24 घंटे भी लगे हुए हो काम में, तो ये बैलेंस कहाँ से लाए लाइफ में, क्योंकि देखो फैमिली भी है, एक इंसान को एक पर्सनल अपने लिए भी टाइम निकालना जरूरी होता है, एक एज के बाद अलग लोगों को अलग टाइम पे रियलाइज होता है, जैसे मुझे अब पिछले 6 महीनों में रियलाइज हो रहा है कि कितना भाग भाग के दौड़ दौड़ के, पर एक लिमिट होती है, क्योंकि आपको थोड़ा रुक के शांति से ना कभी कभी सोचना भी चाहिए कि कितना कर लिया है, थोड़ा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप और एस्पायर मत करो, बट जितना कर लिया है उसको बारे में सोच के थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए। तो वो एक बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो आप? एक तो देखिए क्रिएटर होने का या फिर जो आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, इसका फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा ये है कि आप अपने मन के मर्जी से चीजें कर रहे हो, करेक्ट, और नुकसान ये है कि आप अगर थोड़ा भी इनडिसिप्लिन हुए फिर तो आपकी सारी चीजें खराब हो जाएंगी। करेक्ट। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हो तो आपको कोई टोकने वाला होता है कि भाई ये देखो आप मिस्टेक कर रहे हो, ऐसी चीजों को करो, ऐसे नहीं, ये डेडलाइन पे काम क्यों नहीं हुआ। इधर क्या आपका कोई बॉस नहीं है, तो फिर अगर आपका मूड हुआ, जैसे आज मूड अच्छा नहीं है, आपने काम ही नहीं किया, बट मे भी किसी ब्रांड की वीडियो जानी थी या फिर वो वीडियो जाना बहुत जरूरी था, जैसे 10 दिन हो गए वीडियो अपलोड करे, ये मेरे साथ कई बार हुआ है। तो 10 दिन हो गए वीडियो अपलोड करे, एल्गोरिथम आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये फायदे के साथ साथ नुकसान भी है। करेक्ट। तो इसमें आपको बचने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपके कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे खुद के लिए, फॉलो करने पड़ेंगे, और बहुत ही वैसे फॉलो करना है कि यार इसको करना है तो करना है। तो फायदे के साथ नुकसान है ये चीज। फायदा ये है कि आपको अगर 4 दिन की छुट्टी लेनी है तो आपको किसी से पूछना नहीं है, आप 4 दिन के लिए छुट्टी ले सकते हो, अगर आपने पीछे थोड़ा सा काम करके आप 4 दिन गायब हो जाओगे, किसी को मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, आपका काम भी हो रहा है, उधर बैकएंड में वीडियोस आपने अपलोड कर दिया, लाइव हो रहा है, या फिर 4 वीडियोस आपने लगातार शूट करके लाइन अप कर लिए, वो आप पोस्ट कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों का फ्रीडम है। साथ ही साथ अगर मान लो एग्जांपल के लिए आप अगर जॉब कर रहे हो, बैंक में आज 12 बजे काम है, कैसे जाओगे? या अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों के स्कूल में मीटिंग है, या बच्चे ने कुछ कांड कर दिया, आपको जाना है, कैसे जाओगे? आपको जॉब छोड़ के जाना है। बट अगर इस फील्ड में हो तो आप कभी भी अपने हिसाब से थोड़ा इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो है कि आप आराम से 1-2 दिन के लिए जा सकते हो कहीं। करेक्ट। तो बहुत सारे फायदे तो हैं। और मैं कैसे बैलेंस करता हूँ, मैंने वो बना रखे थोड़े वो टू डू लिस्ट बना रखे हैं कि भाई मेरे को ये चीजें करनी है। जब शूट रहता है तो शेड्यूल कर देता हूँ, पहले नहीं करता था, अभी मैं शेड्यूल कर देता हूँ। ईमेल आईडी ले लेता हूँ, जैसे अगर मेरा कोई इंटरव्यू शूट है तो गेस्ट का ईमेल आईडी लिया, वो टाइम डेट उनसे पूछ के ब्लॉक कर दिया, तो मेरे को अलार्म भी आ जाते हैं कि भाई इस दिन शूट है, तो पता रहता है, कैलेंडर चेक कर ले कि भाई इस दिन ये चीजें हैं, तो उस हिसाब से चीजें थोड़ी सी प्लान रहती हैं। तो टू डू लिस्ट जरूर बनाए, और मैं टू डू लिस्ट 2 तरीके से बनाता हूँ, एक अगले दिन मुझे क्या करना है और उस पूरे साल में क्या करना है। तो सतीश, हमने ऑब्वियसली मोनेटाइजेशन की बात की, पैसे कमाने के बारे में बात की, सस्टेन कैसे कर सकते हैं हम इस फील्ड में, बट इस फील्ड के साथ एक और चीज आती है जो कि है फेम, रिकग्निशन, राइट, सक्सेस। पैसा तो आता ही है, एंड आई थिंक जब ये सब एक साथ किसी की लाइफ में आता है, एंड स्पेशली जब अर्ली एज पे आता है ना, हर एक इंसान उसको एक अलग वे में लेता है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी जब पैसा, फेम, रिकग्निशन आ जाता है तो वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, सर पे चढ़ जाता है, कुछ लोगों को समझ नहीं आता है क्या करें, उसको भी सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है। सो एंड इन दिस इंडस्ट्री आप लाइमलाइट में हो, आप सोशल मीडिया पे हो, मतलब आपने अपनी लाइफ पब्लिक कर दी है इन अ वे, एंड कोई भी आपको कुछ भी बोल सकता है। जितना इसका गुड पार्ट है उतना ही उसका बैड पार्ट भी है, ट्रोलिंग हो, कुछ भी हो। सो व्हेन इट कम्स टू सक्सेस, फेम और रेपुटेशन, कैसे हैंडल करे एक क्रिएटर, ताकि आप फिर भी थोड़े एक स्टेबल रहो, एक सैनिटी मेंटेन हो आपकी, और आप अपने ग्राउंड जो जहां से आप आए हो वो आप ना भूलो, वो कैसे एक क्रिएटर ध्यान में रख सकता है?
देखिए, अगर बात करें सक्सेस फेम, इतना ज़्यादा तो मेरे को अभी नहीं मिला है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मैंने तो झूठ है। बहुत मैंने खुद सारे इवेंट में देखा है, गिर जाते हैं सतीश सर, जहाँ जाते हैं उधर उधर जनता होती है। नहीं नहीं नहीं। तो वो लोगों का प्यार है। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं दूसरे निश में होता, लाइक अगर एंटरटेनमेंट में होता, तो उसका 10x या 100x होता। वो तो है, हाँ। वो तो है ही। बट अभी कैसा है कि मैं सिखाने वाले में ज्यादा हूँ, तो जो हाँ। लोग सीखते हैं, दिल से सीखते हैं, या फिर बहुत मन लगा के मेरी वीडियोस देखे हैं, तो वो लोग मेरे को पहचान जाते हैं और उनको कुछ वैल्यू अगर मिला रहता है तो मेरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। करेक्ट। हमेशा वो लोग मेरे से अच्छे वे में ही मिलते हैं, हमेशा अच्छे, लाइक वो लोग मुझे थैंक यू करते हैं, बताते हैं कि भाई आपकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा फील कराती है और फिर मेरे को मेरे मिशन पे लगे रहने के लिए एक मोटिवेशन भी देता है करेक्ट। कि चलो मैंने कुछ पास्ट में ठीक किया है, तभी जाके लोग मेरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस वे में। और वहीं पे अगर कोई ऐसा बंदा है जो एंटरटेनमेंट वाला है, तो वो तो एकदम समझिए कि सेलिब्रिटी है। अब सेलिब्रिटीज कैसे हैंडल करते हैं कि उनका कोई बुरा बुरा पार्ट बाहर ना आ पाए पब्लिक में। जैसे किसी अगर फैन के साथ में लड़ाई हो गया, धक्का मुक्की हो गई, तो वो चीजें वो जब नहीं बाहर चाहेंगे आती पब्लिक हैं, में। हाँ। बाहर अगर आ जाती है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है उनके लिए। तो ऐसे ही उनको बचना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हमसे कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती ऐसी, जैसे देखो लोग जो ऑडियंस है अगर वो गलती कर रहे हैं ठीक है, लेकिन एक जिसको फॉलो कर रहे हैं या जिसके फॉलोअर्स हैं, ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं ना, उससे कोई थोड़ी मोड़ी भी गलती हो जाएगी ना, तो लोग उसका बात बना देंगे। तो इन सब चीज़ों से भी आपको बचना है। कोशिश करना है कि अब जैसे कोई भी आपको कुछ बोल रहा है, ट्रॉल कर रहा है, तो अगर आप उसको रिप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा रिप्लाई ऐसा भी होना चाहिए कि आपका उसमें ह्यूमर आ जाए, लेकिन ऐसा ना लगे कि आप पर्सनल हो रहे हो बहुत ज़्यादा। ह्यूमर के थ्रू आपने रिप्लाई कर दिया, किसी ट्रॉल का अच्छे से हैंडल कर लिया, वो ठीक है, लेकिन अगर आपने भी गाली गलौज स्टार्ट कर दिया, करेक्ट। जैसे मेरे साथ हुआ है, मैं कई बार मैंने डायरेक्टली गाली भी दे दी है कि अगर कोई मेरे को ट्रॉल करना चाह रहा है या कुछ भी ऐसे, तो मैंने लिख दिया है, बट वो मुझे नहीं करना चाहिए। और मेरे को भी ये चीज़ें धीरे धीरे ही पता चली कि वो चीज़ें करना सही नहीं। अब एक बंदे ने क्या किया था, स्क्रीनशॉट लेके लिंक्डइन पे डाल दिया कि ये देखो ये ऐसे बोलते अपने फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को। मैं बोला मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को नहीं, जो मेरे को ट्रॉल ट्रोल करता कर रहे है हैं मैं उनको उसको बोल बोलता रहे हूँ। हैं। हाँ। मेरे सब्सक्राइबर से तो मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ, या फिर मेरे से जो भी अच्छे से बात करते हैं मैं अच्छे से बात करता हूँ, बट वो मुझे नहीं करना चाहिए। उसका सिंपल सा है कि उसको आप हाइड कर दो, डिलीट कर दो, उसके ज़्यादा उसमें पढ़ो ही मत। और पैसे की बात करें, अगर पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि एक टाइम पे जब आपके पास पैसे नहीं थे तब आपकी क्या हालत हुआ करते थे। नहीं, कैसे पर आजकल आपके- सतीश मैं आपको बताऊं, 10,000 सब्सक्राइबर या 10,000 फॉलोअर हो जाते हैं, लोग अपने आप को सेलिब्रिटी समझना शुरू कर देते हैं। सच में। तो वो बस वैसा है कि क्या बोलते हैं, बबल है। जिस हाँ। दिन वो फटेगा उनको रियलाइज हो जाएगा यार ये तो कुछ नहीं है। करेक्ट। मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपने इसी इंडस्ट्री में अगर यूट्यूब वाली ऑनलाइन में ही अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो 2016-17 में बहुत पॉपुलर थे, आज कोई नहीं आज पूछ रहा हाँ, है। ऐसे ही अगर बॉलीवुड में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे कि सुपरस्टार थे अपने जमाने में, हाँ। लेकिन आज उनकी कोई मूवी चल नहीं रही है, कोई उनको मूवी में नहीं ले रहा है। राइट। तो वो दिन भी आ जाते हैं। इवन इनका अमेज़न का जो फाउंडर है उनका जेफ बेजोस। जेफ बेजोस, उनका बहुत बढ़िया एक कोटेशन था कि हर चीज़ का ना एक एक्सपायरी है, करेक्ट। और मुझे पता है कि अमेज़न भी एक दिन खत्म होगा, लेकिन उस चीज़ को मैं ना डिले कर रहा हूँ और उस डिले करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। हाँ। तो उनको भी इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि भाई हर चीज़ का एक पीक होता है, हाँ। एक डेडलाइन होता है कि भाई इस दिन ये चीज़ खत्म हो सकती है। उनको रियलाइज है, जबकि दुनिया के इतने बड़े कंपनी के या फिर दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है, हाँ हाँ। उनको ये चीज़ पता है, लेकिन 10,000 फॉलोअर वाले को ये नहीं पता है कि भाई कभी भी कुछ भी हो कितना सकता है। टेम्परेरी और मोमेंटरी चीज है ये। बहुत ही ज़्यादा। इनफैक्ट अपने अभी रिसेंट में देखे होंगे बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्सीज की, एक समय पे लोग इतना उनको भाव दे आइडियलाइज रहे करते थे। हाँ। और अभी लोग गालियां दे रहे हैं उसी पर्सन को। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें बदलने में टाइम नहीं लगता, इसलिए आपको थोड़ा सा उस चीज़ को हैंडल करने, डाइजेस्ट करने आना चाहिए और थोड़ा रियलिटी में रहना चाहिए। राइट। रियलिटी में ऐसे कि सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट डाला, कोई 10,000 लाइक्स आ गए, हाँ। आजू बाजू अपने घर के आजू बाजू में आपको कितने लोग पूछ रहे हैं, ऐसे ऑफलाइन आपको कितने लोग पूछ रहे हैं। अगर आप यहाँ से सब्जी लेने जा रहे हो मार्केट में, कितने लोगों ने आपको वो किया कि भाई बहुत बढ़िया ड्रेस लग रहा है, बहुत ऐसे हो वैसे हो, कितने लोगों ने तारीफें कर दी? किसी ने नहीं। सही बात है। तो सोशल मीडिया पे अलग चीज़ है, रियलिटी में जैसे आप देखोगे आपको चीज़ें समझ में आती है। तो वो चीज़ आपको दिखना चाहिए, दिखने आना चाहिए कि कैसे मैं देख सकता हूँ कि भाई जो सोशल मीडिया पे है राइट। वो रियल में उतना नहीं है। तो उस हिसाब से अपने आप को मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा वो शो ऑफ या फिर जो अकड़ नहीं होनी चाहिए अपने अंदर, क्योंकि चीज़ें टेम्पररी हैं और जो है आपके पास उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। राइट। और वक्त बदलते टाइम तो लगता नहीं है। लगता। सही बात है। और अगर
ग्रेटफुल रहेंगे तो वो चीज़ें सस्टेन करेंगी। हाँ, सही बात है। ग्रेट, आई थिंक मैं क्वेश्चंस के साथ तो ऐसे और पैसे वाली जो भी बात तो रह गई, तो पैसे अगर आ रहे हैं ना, तो आप कोशिश ये करो कि पैसों का यूटिलाइजेशन सही जगह पे करो। ओके दिखावे उखावे में या फिर ज्यादा Show ऐसे off कि में मैं थोड़ा। गाड़ी ले लूँ, मैं ऐसे ऐसे ब्रांडेड कपड़े पहन लूँ, ब्रांडेड घड़ी पहन लूँ, लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ, और महंगे फोन्स ले लूँ, पैसे मैं कम कमा रहा हूँ लेकिन दिखा इतना रहा हूँ कि लोगों को लगे हाँ। कि मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, तो इस चीज से भी आपको बचना बचना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये इजीली हो जाता है लोग आपके कर रहे आसपास हैं, जब आप लोगों देखते को हो। ऐसा लग भी रहा है कि सोशल मीडिया पे बहुत पैसा है, हाँ तो और लोगों को कि मेरे से कनेक्ट हो जाए बंदा कि भाई मैं पहले गरीब था, अब मेरे से लोग कनेक्ट हो, तो वो अपनी चीजें दिखाना शुरू कर दे रहा है। तो वो ज्यादा भी नहीं करना है, एक बार आपने ली है ठीक है, दिखा दिया आपने, बट रोज रोज अगर आप दिखा रहे हो तो भी थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। सही बात है। और शो ऑफ करने के लिए ही आप ले रहे हो, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक, हाँ। रीजन क्या है वो परचेज का, जो भी Purchase आप का खरीद रहे reason हो? क्या हाँ, सही बात है। वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका स्टेटस बदल जाएगा, लोग आपके बारे में अच्छी बातें करने लगेंगे, वो 2-4 दिन की बात रहेगी, फिर वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। करेक्ट। तो ये चीज़ें समझनी है कि भाई आप कोई चीज़ अगर कर रहे हो, जब पैसे आ रहे हैं, आप दिखाने लग रहे हो, उड़ा उड़ाने रहे लग रहे हो, तो वो चीज़ पे थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सही बात। मतलब उसके बारे में थोड़ा सोच के करना है कि भाई मेरे को कितना खर्च करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। मनी और मैनेजमेंट उन सही चीज़ों से पे करनी इन्वेस्ट करो जो चीज़ आपके काम को बढ़ाए, करेक्ट। बिजनेस को बढ़ाए। अपने आप में इन्वेस्ट करिए, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, ऑब्वियसली जिसके रिटर्न्स भी आपको मिले कुछ। वैसे तो मतलब मैं बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ, पर एक आखिरी सवाल आपके लिए सतीश, इस पॉडकास्ट के लिए, वापस शायद एक और पॉडकास्ट हम करेंगे, पर मेरे को आप ये बताओ कि ऑब्वियसली जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो खुद यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, या अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योरियल वेव बहुत चल रही है इंडिया में, और आजकल लोग इतना नहीं डरते अपना खुद का कुछ करने से जितना पहले डरते थे। आपकी जो 8+ ईयर्स की जर्नी रही है, 8+ ईयर्स की, उसमें आपने जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं, किसी भी तरीके की आपकी लर्निंग हो सकती है, या किसी ने आपको खुद एडवाइस दी हो, आपके किसी मेंटर ने, आपने किसी से सीखी हो, कहीं पढ़ा हो, कौन सी वो सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसने सतीश कुशवाहा को हेल्प किया है यहाँ तक पहुँचने में? वो अगर आप शेयर कर सकते हैं ऑडियंस के साथ। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मैं अपने घर से बाहर निकला। हाँ, आप अपने कंफर्ट जोन में या फिर अपने उस जगह पे रह के जहाँ पे आपको सारी चीज़ें आसानी से मिल रही हैं, या फिर एक सैचुरेशन आ चुका है, उससे आगे आप ग्रो नहीं कर सकते, तो आपको वहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले मेरे घर से निकला, फिर उन लोगों से नेटवर्किंग करी, जो चीज़ मैं बनना चाहता था वैसे लोगों से नेटवर्किंग करना शुरू करा, इवेंट्स में जाना शुरू करा। तो मुझे लगता है नेटवर्किंग जो था मेरा बहुत बड़ा मेरे लिए की है। आज भी मैं मानता हूँ कि नेटवर्किंग करना आपको मतलब यहाँ से यहाँ लेके जा सकता है। राइट। एक बहुत फेमस कोट भी है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। है ना? तो इस चीज में मैं बहुत बिलीव करता हूँ। Right. साथ ही साथ मैं सेल्फ हेल्प वाली बुक्स में पढ़ना शुरू कर दिया था 2018-19 के टाइम पे। Okay. एंड उसके वजह से मेरे माइंडसेट में बहुत परिवर्तन आया था। लाइक चाहे पैसों को लेके हो, चाहे बिजनेस को लेके हो, चाहे खुद को ग्रो करने को लेके हो, इनमें बहुत बड़ा चेंज आया, मेरे माइंडसेट में बहुत बड़ा शिफ्ट आया। तो बुक्स के वजह से हुआ था। तो अगर बुक्स कोई नहीं पढ़ता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि लाइफ में जिस भी आप स्टेज पे जूझ रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए जूझ रहे हो, उससे रिलेटेड आप बुक्स पढ़ो। अच्छा। एग्जाम्पल के लिए कि पैसे से रिलेटेड अगर है तो पैसे से रिलेटेड आप जो भी बुक्स हैं उनको सर्च करो, उन बुक्स को पढ़ना शुरू कर दो। रिलेशनशिप में कुछ इशू चल रहे हैं वो देखो। बिजनेस ग्रोथ चाहिए तो बिजनेस से रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको आप पढ़ो। यूट्यूब से रिलेटेड अगर ग्रोथ चाहिए तो यूट्यूब से रिलेटेड जो भी चीज़ें मिल सकती है, चाहे ऑनलाइन कंटेंट या फिर कोई कोर्स मिल सकता है, उसको पढ़ो। तो जो चीज़ में आप जूझ रहे हो उस चीज़ को आप सीख सकते हो और उसी चीज़ को सीखो। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो वो मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया था। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। और क्या मैं बताऊं, 3 हो गया क्या? हाँ, 3 हो गए, हो पर गए। आप और बता सकते हैं अगर तो कुछ है। और यही है कि आप जो भी चीज़ें पा रहे हो लाइफ में उसके लिए ग्रेटफुल रहो। राइट। ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना चाहिए। रोज उसके लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो कि भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तभी आपके पास और चीज़ें आती हैं। और बस। नाइस, वेरी गुड। बट आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ ये एपिसोड शूट करने में, क्योंकि मुझे आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपने कैसे अलग अलग पॉइंट पे इतनी सारी चीज़ें की, इतना इन डेप्थ मुझे पता नहीं था।
तो मैं ये मानता हूँ कि मैं स्पीकर इतना अच्छा नहीं हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि चीजें मैं कम से कम नहीं, शब्दों ऐसा में नहीं है। चीजें बता पाऊँ, लेकिन फिर भी वीडियोस बड़ी हो जाती है, मैं क्या करूँ। नहीं, बल्कि आई थिंक बहुत अच्छे से आपने हर चीज़ इन डेप्थ समझाई, तो उससे ऑडियंस को भी बहुत वैल्यू मिलेगी। और जितने भी लोग इस पॉइंट तक इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप एक्चुअल में सतीश ने जो जो आपको बताया है आप उसको सुन के अप्लाई करें अपनी लाइफ में, ताकि अगर आपको भी एक फुल टाइम यूट्यूबर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, खुद का एक बिजनेस लॉन्च करना है, तो आप उसको सही तरीके से तभी कर पाओगे जब आप ये सारी लर्निंग्स अप्लाई करोगे, ट्राई आउट करोगे। सिर्फ सुन के, ये मैं हमेशा अपने एपिसोड्स में बोलती हूँ, जो भी मैं गेस्ट ला रही हूँ, आपने उनकी बात सुनी, मेरी बात सुनी, चले गए, दैट विल नॉट हेल्प। इफ यू डोंट अप्लाई व्हाट पीपल आर सेइंग हियर, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो डेफिनेटली आपको करना। और इसके अलावा ऑब्वियसली हम सतीश के जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, बहुत सारे हैं, पर जितने भी हो सके हम सारे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, तो डेफिनेटली आप चेकआउट करना उन्हें। एंड आई होप आपको अच्छा लगा बहुत सतीश। अच्छा लगा मुझे। इवन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपने पूछे जो बहुत टाइम हो गए थे मेरे को उसके बारे में सोचना पड़ रहा था, अच्छा मैंने ये चीजें करी हैं, तो मेरे को रिकॉल हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है, मतलब ऑडियंस को अगर कोई नई चीज भी पता चलेगी इधर, तो इट वुड बी अ ग्रेट थिंग। बट दैट इज इट फॉर दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड, एंड डोंट forget to like, share and subscribe to the Dharya Decodes channel. I will see you in the next episode.